ये जो डिडक्शन पड़ी है ये पांचों हेड के टोटल में से घटाई जाती है। आपको पता है 5 हेड आपने अलग अलग इनकम के पढ़े। सैलरी हेड पढ़ा, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी से कोई व्यक्ति इनकम कमा सकता है, तीसरा पीजीपीपी से कमा सकता है, चौथा कैपिटल गेन से कमा सकता है एक व्यक्ति, और पांचवा अदर सोर्स। ये 5 तरीके हैं कोई व्यक्ति के इनकम कमाने के। इनसे जरूरी नहीं कि एक इंसान पांचों तरीकों से ही कमाए। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं एक तरह से, तो मेरे बिजनेस की इनकम है लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी मुझे, क्योंकि बिजनेस करता है वो जनरली सैलरी देता है, लेता नहीं है। स्टाफ को सैलरी देते हैं हम, टीचर्स को, ऑफिस के काम करने वालों को। तो ये पांचों हेड जरूरी नहीं किसी के हो। मेरे नाम घर भी नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम कहां से होगी? पेरेंट्स के नाम हो तो उनको हो सकती है। भाई अपने नाम होगा कोई चीज तभी तो होगा ना। सैलरी की इनकम नहीं होगी, हाउस प्रॉपर्टी की नहीं होगी। किसकी होती है? पीजीबीपी की होती है। कैपिटल गेन की भी होती है, कभी शेयर बेचती है, कभी कोई चीज बेचती है तो कैपिटल गेन भी होता है, अदर सोर्स होती है। तो ये 3 हेड जनरली, मैं जैसे मेरी बात करूं तो होती। इन तीनों हेड के टोटल को क्या कहा जाता है? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से आपने जो डिडक्शंस पढ़ी थी, जिनको कौन सी डिडक्शन बोला जाता है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जिनमें 80C से लेके 80U तक आपने डिडक्शन पढ़ ली। वो डिडक्शन घटाने के बाद जो आता है उसे क्या कहा जाता है? टैक्सेबल इनकम बोल दो चाहे टोटल इनकम बोल दो। अब इतना आप लोगों ने सीखा है। अब उसके बाद में पहला चैप्टर जो उसकी कुछ बातें यहाँ पे वापस काम आनी है आप लोगों को, तो वो चीजें हम लोग बताएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। और उसके पहले आपको मैं बता दूं एक चीज ध्यान रखना, ये टैक्सेबल इनकम जो आती है ना, इसको निकटतम 10 रुपयों में लिया जाता है। निकटतम 10 मीन ये यहां तक तो सारा हिसाब एग्जैक्ट चलता है, लेकिन लास्ट में मान लो आपके इनकम आ गई 4,05,308 रुपया, तो 308 को क्या कर देना है? उसकी इनकम 4,05,310 बना देनी है। 5 रुपया या उससे ऊपर होते ही 10 का नोट बन जाता है। मतलब यही 323 रुपया होती तो फिर 320 ही रखते। मीन लास्ट का डिजिट देखा वो 5 या 5 से ऊपर हो तो उसका 10 का नोट बन जाएगा। 25 रुपए होते तो 30 लिखते, 24.99 होते तो 20 ही लिखते। 26 रुपया होता 4,05,326 तो 30 रुपया लिखते, 330, 4,05,330। मीन 5 रुपया या उससे ऊपर हो ना लास्ट का नोट तो। हालांकि जनरली ये इनकम पूरी पूरी आती है जनरली, जैसे 4 लाख रुपया आ गई, 4,20,000 आ गई, लास्ट का डिजिट ऑलरेडी पहले बात तो 10 उसमें आता है डेसिमल में, लेकिन फिर भी नहीं आए। अगर लास्ट में कोई यूनिट आ रही है तो उसको 0 में बदलना है। और कैसे बदलोगे? लास्ट में 5 से छोटा अंक हो तब तो उसको 20 है, 23 है, 22 है, 24 है, तब तो 20 ही रह जाएगा। और लास्ट का डिजिट 5 से ऊपर हो या पूरा पूरा 5 हो तो क्या कर देना है? जैसे 25 या 26 या 27 होते तो क्या कर देते? उसको 30 में बदल देते। लास्ट वाली डिजिट के आधार पे राउंड फिगर में लेना है। ध्यान रखिए ये बात वाली, राउंड फिगर में लेना। इसको सेक्शन 288 के तहत बताया हुआ इनकम टैक्स। अब मैं बात आपको टैक्स निकालने की कर रहा हूं, जो सबसे मेन चीज होती है। आप कभी इमेजिन कर सकते हो क्या खुद के बारे में कि आप किसी व्यक्ति का टैक्स निकाल सको विथ कॉन्फिडेंस? ऐसे नहीं कि भी निकाल तो देता हूं सर आप चेक कर देना बाद में, कहीं ऐसा ना हो जाए पापा गलती से टैक्स ज्यादा दे दे मेरे। ऐसा नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे को सारे रूल आते हैं। और वो आप लोगों को आज सीखना है आपको। हालांकि ये बेसिक जब इनकम टैक्स शुरू होता है तब भी आप लोग पढ़ते हो। स्टार्ट में जिन लोगों ने स्टार्ट से क्लास लिए उन लोगों ने पढ़ा होगा स्टार्ट में भी, लेकिन अब आप लोगों को अगर नहीं भी आता है तो आप लोग वापस क्या करना, उस चीज को सीखना। अब जो चैप्टर आज चालू हो रहा ना, इसका नाम है इंडिविजुअल असेसमेंट। अब हम असेसमेंट में घुस चुके हैं। इसको क्या बोलेंगे? ये कहीं मिलेगा नहीं, आप लोगों को नोट्स नहीं मिलेंगे इसके अलग से। इस चैप्टर का नाम है इंडिविजुअल असेसमेंट। हम अलग अलग प्रकार के जितने भी करदाता होते हैं उन सबका टैक्स निकालना सीखेंगे, ना केवल एक व्यक्ति का। इंडिविजुअल होता है नेचुरल पर्सन, स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति जो करदाता है उसका। लेकिन इंडिविजुअल के बाद में हम एचयूएफ का कैसे टैक्स निकालते हैं वो भी आपको बताऊंगा, कंपनी का, फर्म का, एलएलपी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ट्रस्ट का,
एओपी का, बीओआई का, लोकल अथॉरिटी का, और भी एक दो नाम, सबके इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करना बताऊं। फिर सोचो क्या बचेगा। एक तरह से आप लोग परफेक्ट बन रहे हो कि नहीं? अगर आपको रूल लॉजिक सब याद है तो ये चीजें अपने को पता चल जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन इनमें अपडेशन भी जरूरी है। आप लोग अभी तो एग्जाम के लिहाज से पढ़ रहे हो, बाकी हर साल अपने को जिंदगी में क्या करते रहना होगा, इनमें क्या चेंज आ रहे हैं वो भी अपने को दिमाग में रखना होता है। देखो पहले चैप्टर को आप लोग निकालो नोट्स के अंदर, पहला या दूसरा चैप्टर जहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स का दिया हुआ, ये टैक्सेबल टैक्स अप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 ये दिया हुआ मिल जाएगा आपको। मिल गया क्या? टैक्स रेट अप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 कि एक व्यक्ति जो उसको टैक्स किस तरीके से देना होता है, कौन कौन सी रेट अपने लगेगी, हम यहाँ पे बात करेंगे उनमें से किसकी। सिर्फ अभी फिलहाल इंडिविजुअल असेसमेंट की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो होता है उसका आप टैक्स किस तरीके से निकालोगे। आपको अगर ये पता हो कि टोटल इनकम इतनी है, टोटल इनकम तक का काम कर चुके आप लोग, डिडक्शन वगैरह घटा के जो आएगी उसको आपको मैंने बोला है क्या बोलेंगे, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम निकालने के बाद उसको किस तरीके से रेट, कौन सी रेट अप्लीकेबल होगी, कैसे टैक्स देना पड़ेगा, आपको मैं उसके बारे में बात बता रहा हूँ। तो देखो आपको इसमें बुक में आपने नोट्स में अगर निकाल लिया हो तो आपको एक टैक्स की टेबल दिखाई दे रही होगी 2-3, तो उन टैक्स की टेबल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को टैक्स किस तरीके से क्या देना पड़ता है। देखिए आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है, अब मैं आपका यहाँ से, वैसे हम जनवरी से असेसमेंट ईयर चेंज करते हैं हर साल पढ़ाने में, लेकिन क्योंकि आप लोगों में सारे बच्चे ही अब क्या दिसंबर के तो कोई भी नहीं हो, आप लोग पहले से भी दिसंबर वालों का तो हमने फिनिश कर दिया था नवंबर में, अब आप लोग सब जून में देने वाले हो एग्जाम। तो आप लोगों का अब ध्यान रखना सवालों में, हालांकि किताब तो आपकी एक साल पीछे की है, किताब में आप लोगों को प्रीवियस ईयर कौन सा लिखा हुआ मिलेगा जगह जगह। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल हम कमा रहे हैं, कमाया वो साल होता है जो एंड हो चुका। अपना फाइनेंशियल ईयर अभी अगर सोचे तो अपना कैलेंडर में अगर हम देखें तो दिसंबर 21 चल रहा है, अभी कौन सा साल चल रहा है, दिसंबर 21। तो वैसे जो अभी चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, जो चल रहा है अभी, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कौन सा चल रहा है अभी, कोई पूछे आपको अभी फिलहाल पूछे तो असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 21-22 जो अभी करंट में चल रहा है। आपको सर दिसंबर 21 का महीना है, मैं कहूंगा ये तब जाके एंड होगा, आपको कि दिसंबर में एंड हो जाएगा। देखो तो कैलेंडर ईयर एंड होगा, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च में, तो मार्च 22 आ जाएगी ना वो। और ये स्टार्ट कब हुआ होगा फाइनेंशियल ईयर, जनवरी में नहीं, जनवरी में तो कैलेंडर शुरू हुआ था, अप्रैल 21 में शुरू हुआ था, तो अप्रैल 21 से मार्च 22 ये अपना असेसमेंट ईयर है फिलहाल। और प्रीवियस ईयर उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, जो लास्ट ईयर था, जो एंड हो गया। एंड हो गया कौन सा साल एंड हो गया था, जो हम खत्म करके आए इस साल में, तो इससे पिछला ले लो जो एंड हो चुका, जो जा चुका। मार्च 21 खत्म हो गई थी ना मार्च के महीने में, तो मार्च 21 20-21 का साल की थी वो, तो 20-21 का साल खत्म हो गया और असेसमेंट ईयर अभी कौन सा चल रहा है, 21-22। मीन इस साल आपने कमाया और उस पर टैक्स कौन से साल दिया, टैक्स इस साल दिया, टैक्स चुकाते हैं उस साल को कहा जाता है असेसमेंट ईयर। क्या बोला जाता है, टैक्स जिस साल चुकाते हैं असेसमेंट ईयर, और जिस साल की कमाई पे लगता है वो कहलाता है प्रीवियस। बात सीधी सी ये है कि इनकम टैक्स एक साल बाद की बात करता है कि सर पिछले साल जो कमाया उस पर टैक्स इस साल देखो, पिछला साल जो कोरोना का टाइम था, लास्ट ईयर याद आ रहा होगा, तो 2020 जो 2020 से लेके 21 का जो साल गया है अपना, काफी खराब साल गया था अगर देखे तो, अपने सभी लोगों की इकोनॉमी हो चाहे हेल्थ हो। तो इस साल में, पिछले साल में कहने का मतलब जो भी कमाया होगा अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक, उस पर टैक्स सरकार और असेसमेंट उसका कब करेगी, 21-22 में। मीन इस साल टैक्स लेगी, मैं टैक्स सरकार को कब दे रहा हूँ, पिछले साल की इनकम पे इस साल, रिटर्न भी उसका इस साल भर रहा हूँ, ठीक है। हाँ एडवांस टैक्स वगैरह एक अलग सिस्टम है, उसकी बात नहीं कर रहे फिलहाल। लेकिन आपको मैं बताऊं जब आप जून में एग्जाम दोगे, जून कौन से साल 22, जून 22 में दोगे, तो उस टाइम अगर आपको कोई पूछे कि कौन सा ईयर चल रहा है तो क्या बोलोगे अगले को,
जून 22 में, जून 22 में अप्रैल के बाद में साल चेंज हो गया कि नहीं हो गया? मतलब उस टाइम आप असेसमेंट ईयर अगर बोले तो न्यू कौन सा बोलोगे? नया असेसमेंट ईयर उस टाइम आपके कौन सा आ चुका होगा? जो चल रहा होगा उस साल को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो कौन सा चल रहा होगा उस टाइम? 22-23 चल रहा होगा, चल रहा होगा ना 22-23। और कौन से साल की इनकम पे टैक्स दोगे? 21-22 की इनकम पे टैक्स दोगे। मीन प्रीवियस ईयर उस टाइम आपके कौन सा हो चुका होगा? अभी तो 20-21 ही है, ये मार्च तक यही रहेगा, लेकिन मैं रियल में एग्जाम के हिसाब से भी तो पढ़ाऊंगा ना। ऐसे थोड़ी कि अप्रैल में जाकर के आपको टैक्स वापस पढ़ाना चालू करूंगा, फिर कब होगा? जून में तो एग्जाम ही देनी है आपको। तो पहले से ही हमें आगे के नियम पहले से ही सीखने होंगे ना। जो ईयर आया नहीं कहने का मतलब वो अब दिमाग में सोच लो कि आपका प्रीवियस ईयर अब से कौन सा हो गया? 21-22। और असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? अब आपके दिमाग में ये बैठा लेना 22-23। आया नहीं है लेकिन एग्जाम दोगे तब तक असेसमेंट ईयर तो ये चल रहा होगा। मीन इस साल में आप 22-23 में टैक्स दोगे, और कौन सी इनकम पे दोगे? जो अभी साल खत्म हो जाएगा मार्च में जाके उस पे। तो आप लोग पहले तो इसमें टेबल में आपके टैक्स टेबल ये जो लिखा हुआ ना, रेट एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 ऊपर हेडिंग में, वहां आप असेसमेंट ईयर 22-23 कर लो। 22-23 ज्यादा चेंज नहीं है। कई बार तो क्या होता है, मैं पूरी बुक ही नहीं देनी पड़ती है बच्चों को। इस बार कोई इतना चेंज नहीं है, मामूली बहुत कोई चेंज आएगा वो आप साथ में करते जा सकते हो। असेसमेंट ईयर कौन सा? 22-23। इसका मतलब टैक्स कौन से साल में निकालना सीखोगे? 22-23 में निकालना सीख रहे हो। आप इमेजिन कर लो कि हम अगले साल में पहुंच गए। और इनकम कौन से साल की कमाई हुई है? 21-22 की। प्रीवियस ईयर आप 21-22 लिख लो, वहीं पे ऊपर लिख लो चाहे उसके आसपास। प्रीवियस ईयर अब आपका कौन सा समझा रहा हूं मैं? 21-22। मीन जून के लिहाज से बात कर रहा हूं मैं। आपका ईयर जो चलेगा वो उस टाइम जो साल चल रहा होगा उसको तो बोलते हैं असेसमेंट ईयर। 22-23 चल रहा होगा उस टाइम, 22-23। जो खत्म हो चुका होगा उसको क्या बोलते हैं? जो खत्म हो चुका उसको प्रीवियस ईयर। कौन सा खत्म हो चुका होगा उस टाइम? 21-22 खत्म हो चुका होगा उस टाइम। सोचो 21-22 अब मार्च में जाके खत्म हो जाएगा। मार्च 22 में सरकार मेरे से कहेगी कि सर 21-22 खत्म हो गया, अब लाओ टैक्स। कौन से साल में? 22-23 में सरकार टैक्स। हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं। अभी इनकम टैक्स हम कौन से साल का कैलकुलेट कर रहे हैं देखे जाए तो 20-21 का। इस साल 21-22 में ले, मतलब हर साल पिछले साल का टैक्स लिया जाता है। तो तुम लोग जब एग्जाम दोगे 22-23 चल रहा होगा और टैक्स कौन सी साल का चुका रहे होगे? 21-22। तो थोड़ा सा इस चीज को दिमाग में बैठाओ। और अब टैक्स कैसे निकलता है वो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। देखो टैक्स निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल की पहले मैं बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल, हालांकि यही स्लैब एचयूएफ पे लग जाएगी, यही एओपी पे लग जाएगी, और यही बीओआई पे लग जाएगी, और यही एजेपी पे लग जाएगी। इंडिविजुअल बोलते हैं एक नेचुरल पर्सन को। हम सब लोग नेचुरल पर्सन है, हालांकि हम सब लोग टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स सब थोड़ी देते हैं। इनकम टैक्स जो देता है उसको असेसी बोला जाता है। इनकम टैक्स की भाषा में क्या बोला जाता है? असेसी, करदाता, जिनकी डेफिनेशन वगैरह आती है फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो इनकम टैक्स आप सब नहीं दे रहे, लेकिन आप लोग बन सकते हो ना फ्यूचर में कभी भी। तो आप कौन सी कैटेगरी में माने जाओगे? इंडिविजुअल। आप नेचुरल पर्सन हो, पर्सन तो हम सब है, बट पर्सन होके हम असेसी नहीं है। असेसी कौन होगा? जो रियल में टैक्स भी देगा, जो रियल में रिटर्न भी भरेगा, वो क्या कहलाएगा? असेसी। तो असेसी इंडिविजुअल हो तो मैं टैक्स का जो नियम बता रहा हूं वो ध्यान रखना। एचयूएफ हो, एचयूएफ का मीन क्या हो गया? परिवार, पारिवारिक, जिसमें परिवार की तरफ से कोई बिजनेस चलाया जा रहा हो। भाई आप कहते हो कि सर हमारी दुकान है, मैं कहता हूँ मालिक कौन? आप कहते हो सर वैसे पापा जो मुखिया है परिवार के, लेकिन हमने उसका एचयूएफ के रूप में स्वामित्व दिखा रखा है। मतलब व्यापार कौन चलाता है? हिंदू परिवार। इंडिया में ऐसा सिस्टम है, हिंदू परिवार। और हिंदू परिवार के लोग जो है वो सारे उस काम में मदद करते हैं। सब लोगों में से एक हेड हो जाता है, जो सबसे ज्यादा आयु का होता है, उसे क्या बोलते थे? कर्ता। तो वो एचयूएफ हो तो भी यही आपको जो रेट बता रहा हूँ वो लग जाएगी। एओपी, एओपी, बीओआई, इनकी खाली अभी तो फुल फॉर्म ध्यान रख लो, इसकी डिटेल आपको इनका एक असेसमेंट अलग से बताऊंगा, आगे का चैप्टर आएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन व्यक्तियों का समुदाय, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल व्यक्तियों का कोई ग्रुप, समूह जो मिलकर के कोई काम करना। एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशनल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशनल पर्सन, बने हुए वैधानिक संस्थाएं आ जाती है इसमें। कौन सी आती है वो भी आगे बात आएगी। तो अभी मेरा फोकस किस पे आ रहा है कि सिर्फ किस पे से ध्यान रखना, केवल इंडिविजुअल पे फोकस। इंडिविजुअल भी देखो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग टैक्स देते हैं, आपको पता हो तो। एक तो नॉर्मल इंडिविजुअल,
एक होता है इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन हो। इंडिविजुअल कौन हो? सीनियर सिटीजन। उसके लिए टैक्स की रेट अलग होती है। आपको इस चैप्टर के बाद में टैक्स निकालना इजीली सबको आने लग जाएगा, सबको। इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हम तब बोलेंगे जब अगला व्यक्ति प्रीवियस ईयर में 60 वर्ष या उससे अधिक का हो चुका हो। साथ ही साथ इंडिया का वो क्या होना चाहिए? रेजिडेंट भी होना चाहिए। इंडिया का रहने वाला हो, रेजिडेंट हो। अगर इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, खाली 60 साल से ज्यादा का है, तो वो सीनियर सिटीजन नहीं कहलाएगा, फिर तो पहली टेबल में ही आ जाएगा। 60 साल से क्या होना चाहिए? ज्यादा भी होना चाहिए। और तीसरा वो इंडिविजुअल, 3 टेबल बताऊंगा आपको। वो इंडिविजुअल जो वेरी सीनियर सिटीजन हो, वेरी सीनियर। वेरी सीनियर उसको बोलेंगे जो पिछले साल में कम से कम 80 वर्ष का हो चुका हो। 80 वर्ष का हो चुका हो, बिजनेस या कुछ भी कर रहा हो, कोई इनकम कमा रहा हो, और इंडिया का साथ ही साथ क्या हो? रेजिडेंट। तो जो व्यक्ति 80 साल या उससे ज्यादा का हो चुका, उसके लिए हम तीसरी टेबल पढ़ेंगे। तो 3 अलग अलग टेबल में इनका आप असेसमेंट करना सीखिए। देखो पहले वाला जो है उसको हम अगर बात करें तो 2.5 लाख तक की इनकम होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। अपनी जो टैक्सेबल इनकम है, जो आप लोगों ने निकालना सीखा है डिडक्शन वगैरह घटा के, 2.5 लाख रुपए तक हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख तक इनकम टैक्स क्या हो जाता है? मीन 2.5 लाख की इनकम आपके लिए फ्री है। 2.5 लाख से ऊपर आपकी सालाना कमाई हो गई, टोटल इनकम जो आ गई पांचों हेड की, वो 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक। अगर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक है तो उस पर टैक्स किस रेट से लगेगा? 5%। इसका मतलब शुरू के 2.5 लाख फ्री है और नेक्स्ट 2.5 लाख पे इसका मतलब कितना टैक्स लग गया? 5%। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख ही तो हो गए ना, तो अगले 2.5 लाख पे 5%। और फिर 5 लाख से लेकर के और 10 लाख तक, 5 लाख से ऊपर है आपकी इनकम और 10 लाख के बीच में है, तो इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 20%। किसी व्यक्ति की इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेट भी बढ़ती जाती है। कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसकी इनकम 8 लाख है, तो 8 लाख है तो शुरू के 2.5 लाख तक तो क्या हो जाएगा? नील। अगले 2.5 लाख से 5 लाख यानी बीच में 2.5 लाख आ गए, उन पे लगेगा 5%। फिर उसके बाद में 5 लाख से भी ऊपर है ना उसकी इनकम, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख पे 5% लगा दिया। फिर 5 लाख से 10 के बीच में 3 लाख की इनकम हुई, उस 3 लाख की इनकम पे 20%। और किसी की 10 लाख से भी ऊपर हो तो 10 लाख एंड अबव, 10 लाख से भी ऊपर हो तो उस पे रेट कितनी लगेगी? 30%। टैक्स की रेट 30%। अब इन सबके एग्जाम्पल चलेंगे। आप लोगों को अगर जिन्होंने 0 से क्लास ली उनको याद भी आ रहा होगा, शुरू में भी मैंने काफी बातें की थी आपसे, याद आ रहा है क्या? उस टाइम टैक्स निकालना भी आ गया था आपको, वापस भूल गए होंगे सब कुछ। क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे को पता है टैक्स में सबसे ज्यादा तुम्हारे पेज पे टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो शुरू में जो चीजें बताई थी कायदे से हम कई बार शॉर्ट में ले लेते हैं ये टॉपिक, लेकिन आप लोगों को लॉन्ग ही ले रहा हूँ पूरा। तो 2.5 लाख तक की इनकम पे नील, अगले 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की इनकम पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20 और 10 लाख से ज्यादा होता है 30। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे किसी व्यक्ति की इनकम 12 लाख है, जो एक इंडिविजुअल है और उसकी इनकम है 12 लाख टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम दे रखी है टीआई 12 लाख। तो नॉर्मली खाली एक बार टैक्स सिंपल निकालने की बात करें तो कैसे निकल जाएगा? उसकी अलग अलग रेट लगाएंगे। शुरू के 2.5 लाख पे टैक्स क्या हो जाएगा? नील। 12 लाख में से शुरू के 2.5 लाख पे नील, फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, फिर 12 लाख में से शुरू के 2.5 लाख फ्री हो गए, फिर 2.5 लाख से 5 लाख बीच में कितनी रकम आ गई? 2.5 लाख की और आ गई ना, 250। इस 2.5 लाख पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 5%, 12,500 आ जाएगा। यानी शुरू के 2.5 लाख पे नील, फिर अगले 2.5 लाख, अरे 2.5 लाख कहां से आए? 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की लिमिट जो है, तो 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में जितनी रकम हो गई उसका 5%, तो कितनी हो गई? 2.5 लाख की हो गई ना। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में, ये 10 से भी ज्यादा है अपने तो मैटर, तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितनी इनकम हो गई? 5 से 10 के बीच में 5 लाख की हो गई, उसका 20%, 1 लाख। और 10 लाख से ऊपर कितनी हो गई? 10 लाख से ऊपर है उसका 30%, 60,000। टोटल टैक्स इसका सबका टोटल कर दो,
1,72,500 का सरकार को दान करना होगा। इतना टैक्स सरकार लेगी 1,72,500। अभी तो सेल्स वगैरह वो अलग है, मैंने सिर्फ अभी आपको क्या बेसिक टैक्स निकालने की बात बताई है। तो ये टैक्स 12 लाख की इनकम पे, यही अगले की इनकम कम ज्यादा होती तो उसमें कम निकल जाता। आप कहते हो सर 7 लाख की इनकम होती तो 7 लाख की इनकम होती तो शुरू के 2.5 लाख पे नील, और फिर 2.5 लाख से अगले 5 लाख के बीच में जो 2.5 लाख हो गए उन पे 5%, 2.5 और 2.5 5 लाख हो गए। फिर 7 लाख है तो कितने और बच गए 2 लाख, इन पे 20%। अब 30 की स्लेब आएगी नहीं इसमें, वो तो 10 लाख से भी ज्यादा इनकम होती तब आती। यहाँ पे आपकी इनकम ही 7 लाख है, तो अगले 2.5 और 2.5 5 लाख और 2 लाख का 20% कितना आ गया 40,000। टोटल टैक्स कितना आ गया 52,500। इस तरीके से टैक्स निकलता है। अभी ज्यादा दिमाग में अगर नहीं पूछ रहा तो आप पहले रेट पे ध्यान दे दो। अब देखो ये इंडिविजुअल था जो सीनियर सिटीजन नहीं था, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन इट मींस who is 60 year old or more प्लस रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बात का क्या होना चाहिए वो साथ ही साथ निवासी भी हो। नॉन रेजिडेंट लिखा हुआ आ जाए कि कोई व्यक्ति है एक्स जिसकी एज है 62 बट वो नॉन रेजिडेंट है, तो ये पहले वाली टेबल लगेगी। नॉन रेजिडेंट के कभी भी दूसरी टेबल नहीं लगती, इंडिविजुअल पे लगती है खाली ये दूसरी टेबल। इसमें क्या हो जाएगा अप टू ₹3 लाख, 3 लाख रुपए तक क्या हो जाएगा नील। ये 2.5 लाख तक होता था, इसके 3 लाख तक फ्री। सीनियर सिटीजन को 50,000 की इनकम और ज्यादा फ्री करती सरकार। 3 लाख से लेके 5 लाख तक, 3 लाख से 5 लाख के बीच में जो इनकम होगी उस पर 5%। फिर सेम ही चलेगा 5 लाख से लेके 10 लाख तक जो इनकम होगी, 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम होगी उस पर 20, और 10 लाख से भी ज्यादा इनकम होगी, 10 लाख से भी ऊपर होगी तो 10 लाख से ऊपर वाली पे 30। चेंज क्या आ गया भाई? हाँ, इसमें मामूली सा चेंज आया कि भाई आपको स्लैब रेट जो लगानी है वो 2.5 की जगह कितनी लग गई 3 लाख रुपया लग गई। 3 लाख रुपए तक आपकी इनकम फ्री है सीनियर सिटीजन, उसके लिए ये बात। हालांकि एचयूएफ के लिए नहीं है ये, एचयूएफ पे हमेशा पहली टेबल ही लगेगी। आप कहते हो कि सर परिवार का बिजनेस है और मेरे दादा है करता और दादा की एज 85 वर्ष है, ये लगा दे क्या सर नीचे वाली? नहीं, वो पारिवारिक बिजनेस है, उसको क्या बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट विल बी ऑलवेज टैक्सेबल ऑन द फर्स्ट स्लैब रेट। उस पे पहली वाली लगेगी हमेशा स्लैब रेट, ठीक है क्या? ये वेरी सीनियर सिटीजन कौन होगा 80+ वाला, उसके लिए क्या होगा उसमें शुरू के 5 लाख तक के लिए फ्री कर देगी इनकम अप टू ₹5 लाख। 5 लाख तक की इनकम फ्री है सीनियर सिटीजन से भी ज्यादा। 80+ आजकल बहुत कम लोग पहुंचते हैं, 80 साल से भी ज्यादा की एज में और जो कमा रहा हो 5 लाख तक फ्री है। तो फिर 5 लाख से सीधी काट स्लैब आएगी, 5 लाख से 10 लाख की आएगी, 5 लाख से 10 लाख की पे 20%, और 10 लाख से भी ऊपर हो तो उस पे आ जाएगी 30%। आपको सर इसमें 5% वाली रेट नहीं लगेगी क्या? 5 वाली नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि 5 वाली रेट जो है वो तो अपने इसमें तो संभव थी, 5 लाख से कम वाली इनकम पे लगती है। वो 2.5 लाख तक फ्री हो गया तो 2.5 से लेके 5 लाख तक कितनी लगेगी 5%। इसमें भी 3 लाख तक फ्री हो गया तो 3 लाख से 5 लाख तक कितनी लगेगी 5%। लेकिन इसमें तो पूरे 5 ही फ्री हो गए, तो 5 लाख के अंदर ही तो आती थी ये 5%। 2.5 से 5, इधर 3 लाख से 5 लाख, इधर तो पूरी 5 लाख है, तो वो पूरी क्या हो जाएगी फ्री हो जाएगी। टैक्स लगेगा ऊपर वाली इनकम पे 20 और सीधा लास्ट वाली पे 30। तो ये इंडिविजुअल के लिए है। इंडिविजुअल में याद रखना, बार बार आपको कह रहा हूं, सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर वाली रेट तभी लगाना जब वो इंडिया का साथ ही साथ क्या हो रेजिडेंट भी हो। अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो ऐसा मत करना। एचयूएफ के लिए जैसा मैंने आपको कहा पहले वाली लगेगी रेट। यही जैसे मान लो अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल को लेते हैं 12 लाख की इनकम वाले को, और ये मान लेते हैं कि वो सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक
नील। और फिर 3 लाख है, ये सेकंड टेबल लगा रहे, ये पहली टेबल तो नॉर्मल सिटीजन की, ये सेकंड टेबल सीनियर सिटीजन की, और थर्ड टेबल वेरी सीनियर सिटीजन की। तो ये 3 लाख तक नील हो गया। 3 लाख के बाद अगले 2 लाख, तो आपको 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% लगाना है। तो 3 लाख से 5 लाख के बीच में 2 लाख ही तो आ गए, तो 2 लाख का 5% 10,000, 5 लाख का काम हो गया। फिर 5 लाख के बाद में 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5 लाख आ गए क्या? 5 लाख पे 20% 1 लाख। 3 लाख पे शुरू पे नील, अगले 2 लाख पे 5% 10,000, शुरू के 3 लाख तक नील, अगले 3 से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, तो ये 5 से 10 के बीच में 5 लाख आ गए। 10 लाख से ऊपर कितने? 2 लाख। इसमें कितना आ जाएगा? 30%। टोटल टैक्स 170। आपने पहले कैलकुलेट किया था ना नॉर्मल सिटीजन का, तो 1,72,500 आया था, अब कितना आ गया? 170। तो 2,500 का फायदा मिल गया ना इसको। और यही और ज्यादा बुजुर्ग होता तो, कि अगर ये बुजुर्ग और ज्यादा होता तो, वेरी सीनियर सिटीजन होता तो, शुरू के 5 लाख पे क्या हो जाती? नील हो जाती ना, शुरू के 5 लाख तक। तो नील 5 लाख तक नील, अगले 5 लाख पे क्या लग जाती? 20% लग जाती। 5 लाख का 20% 1 लाख, और लास्ट वाले 2 लाख पे कितनी लग जाती? 30। यानी वेरी सीनियर के लिए 5% रेट आई नहीं, नील आगे, नील के बाद 20 और फिर 30। वेरी सीनियर के लिए टोटल कितना लगता है? 160। तो देखो फर्क आ रहा है ना टैक्स में। पहले वाले आदमी का निकाला था 1,72,500 आया था, दूसरे का निकाला 160 आया, और तीसरे का 170 आया, और तीसरे का निकाला वेरी सीनियर सिटीजन का 160। सोच लेते, मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो मैं मेरा निकाल रहा हूं, तो शुरू में आया था 1,72,500, वही टैक्स मेरी जगह मेरे पेरेंट वो सीनियर सिटीजन है वो देते तो कितना आता? 170 आता। और वही मेरे दादाजी देते अगर जिंदा होते तो वो अगर देते तो वो 80+ थे, तो उनके टैक्स कितना लगता? 160। मीन एज के साथ में टैक्स कम होता था, एज के साथ में टैक्स की रेट रिलैक्स करती है, लेकिन इनकम के साथ रेट बढ़ती है। इनकम ज्यादा है तो रेट बढ़ भी रही है ना, 5, 20, 30 ऐसे लेकर। तो बोलो इस बात में कोई डाउट हो तो पहले वाली बात में, स्टार्ट वाली बात में कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। अब देखो अगर इस बात में डाउट नहीं है तो हम आगे इससे जुड़े हुए कुछ खास नियम अब हम ले रहे हैं। वो खास नियम क्या रहे हैं वो ध्यान से सुनना आप लोग, एक एक चीज को ध्यान से बैठाना दिमाग में, ध्यान नहीं आए बात पूछना। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, ध्यान रखना, और लिमिटेड टाइम दूंगा और आप लोगों से सॉल्व कराऊंगा वो आपकी नोटबुक में लाइव ही, ठीक है ना, घर पे करने को नहीं दूंगा। तो आप लोग दिमाग में पहले ही बैठाते जाना, आपको जहां डाउट होना आप तुरंत पूछ लेना। अभी देखो मैं आपको इनकम का एक इसमें इंडिविजुअल के लिए स्पेशल छूट बता रहा हूँ। टैक्स निकालने के बाद, टैक्स निकालने के बाद तो अभी आपने सीखी है, एक इनकम टैक्स में से रिबेट मिलती है सेक्शन 87A। इसी पेज में आगे बोल दो आपको रिबेट कहीं लिखी हुई मिल जाएगी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट मिली क्या? रिबेट आपको 87A, ये देखो रिबेट ध्यान से सुनना, कौन से एसएससी को मिलेगी? ये रिबेट मिलेगी इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल में भी वो क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। इंडिविजुअल में भी वो कौन हो? रेजिडेंट। इंडिविजुअल एसएससी को मिलेगी रेजिडेंट को। रिबेट का मीन कुछ छूट दे रही है सरकार, हमें खुश कर रही है, तो वो छूट दे रही है एसएससी को कि इंडिविजुअल को मिलेगी। और टैक्सेबल इनकम कितने से कम हो तो मिलेगी? टैक्सेबल इनकम अप टू ₹5 लाख, अप टू ₹5 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे 5 लाख है तो दोगी क्या रिबेट? हाँ, अप टू ₹5 लाख लिखा ना, 5 लाख रुपए की इनकम हुई तो मिल जाएगी। 5 लाख से कम हुई या 5 लाख तक हुई तो, 5 से ऊपर होने पे नहीं मिलेगी। टैक्सेबल इनकम लिख दी। इसके बाद में ये रिबेट कितनी मिलेगी?
रिबेट मिलेगी जितनी टैक्स की रकम है, टैक्स अमाउंट, या 12,500, जो दोनों में से क्या होगा, लोअर, जो दोनों में से कम होगा उसकी 12,500 या टैक्स की अमाउंट जो दोनों में से कम होगा उसकी मिलेगी। इतने की रिबेट मिल जाएगी। मीन जितना टैक्स लग रहा आपने अभी टैक्स निकाला था, हालांकि एक तो सवाल 12 लाख की इनकम का था, एक सवाल 7 लाख की इनकम का किया था, उन दोनों में नहीं मिलती रिबेट। जिस आदमी की टोटल इनकम आपको मैं 5 लाख तक बोलूं ना, उसको देनी रिबेट। कैसे? पहले टैक्स निकाल लेना और फिर टैक्स में से रिबेट घटा देना, जितना टैक्स आया या 12,500 जो कम हो उतने की रिबेट मिल जाएगी। तो रिबेट कौन से करदाताओं को देनी है? सिर्फ इंडिविजुअल को, वो भी रेजिडेंट हो तो ही। ध्यान रखना, फॉरेन के आदमी को कोई छूट वूट देने की जरूरत नहीं, उसको तो लूटो। फॉरेन की जो भी व्यक्ति है उसको सरकार कोई रिबेट नहीं देती। वो कौन सा वोट डालने आएगा सरकार को, क्यों देवे सरकार उसको छूट? तो फॉरेन के आदमी को नहीं देती सरकार। फॉरेन के आदमी तो हमेशा पहले वाली टैक्स रेट की स्लैब में आ जाते हैं। उनसे तो जैसे फॉरेन के स्पोर्ट्समैन खेलने आए इंडिया के अंदर, मैच खेले, जीत के लेके गए कुछ पैसे, तो उनको पहली रेट से टैक्स देना पड़ जाएगा। सरकार उनसे कोई छूट वगैरह कुछ नहीं करेगी। ये अपनी इंडिया के लोगों को रिबेट मिलती, ठीक है ना, 5 लाख तक इनकम हो तो। और फिर लास्ट में लगता है एक सेस, आप ढूंढो, देखिए HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लिखा हुआ होगा उसके आसपास ही लिखा हुआ है क्या? सेस लगता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4%। लास्ट में टैक्स का सेस निकाला जाएगा 4%। मीन जितना टैक्स आया, जैसे अभी आपके एक सवाल में 1,72,500 टैक्स आया था या 1,60,000 आया था, उस टैक्स का 4% और जोड़ा जाता है। वो क्या कहलाता है? सरकार सेस लेती है। नाम क्या है इसका? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मतलब वो टैक्स पे टैक्स, उपकर बोलते हैं उसको, उपकर सेस। और वो सरकार इन पे खर्च करती है, हेल्थ पे खर्च कर देती है, एजुकेशन पे खर्च कर देती है। तो वो 4% टैक्स का टैक्स हो गया कि आपका टैक्स आया 1,60,000, उसका 4% और जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6400 रुपया और जुड़ जाएगा। तो वो शेष लास्ट में जोड़ना है। पहले आप निकालोगे टैक्स, कोई भी सवाल में टैक्स निकाल के अगर रिबेट है तो रिबेट टैक्स में से घटाओगे, वो तो 5 लाख से कम का लेटर हुआ तभी मिलेगी ये रिबेट। और फिर लास्ट में क्या जोड़ोगे? शेष। पहले टैक्स निकालना है, टैक्स में से रिबेट घटानी है, घटाने के बाद जो रकम आए उसमें 4% शेष जोड़ना है। अब क्या आ गया? टोटल टैक्स आ गया। टैक्स पेएबल या टैक्स की रकम आ गई। हालांकि टैक्स निकालने में बहुत सारे नियम है, मैं आपको कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा बता सकूं आपको, आप लर्न करोगे उस पे। तो टैक्स पेएबल आ जाएगा। ये लास्ट में जो टैक्स पेएबल आता है ना, इसको भी राउंड फिगर में लेते हैं। इसको भी क्या करना है? राउंड फिगर में। फिर नोट्स में लिखा हुआ भी होगा सेक्शन 288A, 188A भी, क्या 288A भी लिखी हुई है ना लास्ट में, आप देखोगे तो लास्ट वाले पेज में लिखी हुई है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर की 288A के अनुसार ये दोनों राउंड फिगर में लेते हैं, निकटतम 10। तो लास्ट में जो टैक्स पेएबल आएगा उसको राउंड फिगर में करना चाहिए। अब जैसे ये रिबेट की बात आपको मैंने बताई है, नोट्स तो सारी चीजों के हैं लेकिन आपको इनको याद भी करना है। क्लियर पूछूंगा मैं चीजें, इनमें कोई भी आपके वो मर्जी वाली बात मत रखना, किसी का भी नंबर आएगा किसी को भी पूछूंगा। ये रेट है, रेट के अलावा चार्ट है, टैक्स निकालना है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके से याद होनी चाहिए। अब देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि किसी इंडिविजुअल की टीआई का मतलब हो गया टैक्सेबल इनकम 4,20,000 है। वो इंसान 45 वर्ष का है, 45 वर्ष का है तो ऑब्वियसली पहली टेबल लगेगी, ठीक है। इंडिया का रेजिडेंट भी मान रहे हैं, सब कुछ है, रेजिडेंट है, 45 वर्ष का है। अब उसको टेबल आपको लगानी है कि किस तरीके से क्या लगेगी। तो 4.5 लाख में पहले वाले में 2 स्टेप लग जाएगी ना, 5% का भी और नील। देखो 4,20,000 की इनकम में से शुरू के 250 नील हो गए। 4,20,000 में से 2.5 लाख गए। अब दूसरी स्लैब 2.5 लाख से 5 लाख पूरे पे नहीं लगाएंगे, 2.5 लाख से 5 लाख इनकम है ही नहीं, 2.5 लाख से कितने तक है? 4,20 तक ही है, तो कितने बचे? 1,70 और इसमें कितना परसेंट? 5, 8500 आ गया टैक्स। कैलकुलेटर कहाँ है आप लोगों के पास?
मोबाइल से नहीं होती कैलकुलेशन, अब बिना कैलकुलेटर दिखे ना तो सोच लेना। 8,500 रुपया टैक्स आ गया। सुनो, 8,500 का ये टैक्स आया, लेकिन सारे नियम दिमाग में रखो। पहले दिमाग में टैक्स निकालना, आ गया टैक्स का। दूसरा पॉइंट दिमाग में सोचो कि रिबेट मिलेगी क्या इसको। रिबेट 5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, है 4 BCA। इंडिविजुअल और रेजिडेंट होना चाहिए, है रेजिडेंट भी है, इंडिविजुअल भी है। तो रिबेट कितने की देंगे, जितना टैक्स आया है वो, या 12,500 जो कम हो। तो 8,500 आया है, यही कम हो गया। 12,500 या 8,500 रिबेट देंगे। रिबेट मिलेगी जितना टैक्स आया है वो, या 12,500। तो टैक्स कितना आ गया, शेष जोड़ेंगे क्या, कुछ नील आ गया। तो नील में क्या जोड़ता है, यही इनकम 4,20,000 की जगह मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन होता और उसकी इनकम होती 5 लाख रुपया। तो सीनियर सिटीजन है कोई व्यक्ति जिसकी टैक्सेबल इनकम है 5 लाख और वो 66 वर्ष का है, रेजिडेंट भी है, रेजिडेंट भी है। तो सीनियर सिटीजन है, 66 वर्ष का है। तो दूसरी टेबल में जाओ, सेकंड टेबल क्या कहती है, शुरू के 3 लाख तक नील। सीनियर सिटीजन के लिए सेकंड टेबल लगाएंगे, शुरू के 3 लाख तक नील। 5 लाख में से अगले 2 लाख पे 5%, 5 लाख है तो अगले 2 लाख पे लग गया 5%, 10,000 का आ गया। अब पूरी 5 लाख है तो भी रिबेट मिलेगी, इंडिविजुअल को मिलती है रिबेट, एज कितनी भी हो चाहे, वो रेजिडेंट होना चाहिए। तो इसको भी रिबेट दो। 5 लाख तक की इनकम है, रिबेट 12,500 तक की मिल सकती है। तो 12,500 की मिलेगी तो यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, 10,000 तो टैक्स आया और 12,500 की मैक्सिमम है, तो 10,000 की रिबेट दे देंगे। तो टैक्स कितना आ गया। और ये वेरी सीनियर सिटीजन होता तो उसके तो 5 लाख वैसे ही फ्री हो जाते, रिबेट की जरूरत ही नहीं है, उसको ऑलरेडी क्या है, फ्री है। लेकिन आपको बता दो, आप वेरी सीनियर सिटीजन के भी नहीं ला रहा है टैक्स, और अगर आप नॉर्मल सिटीजन हो तो भी आपके नहीं लिया है। 66 वर्ष का है उसके भी नहीं लाया है, और ये 5 लाख 66 वर्ष का ना होकर नॉर्मल होता तो भी उसके नहीं लिया था। 2.5 लाख तक टैक्स लगता नहीं, अगले 2.5 लाख का 5% कितना आ जाता, 12,500। और रिबेट भी कितने की दे देते, इतने की रिबेट मिल जाती 12,500 की, तो टैक्स कितना आ जाता। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो सरकार तीनों को ही छूट दे रही है, सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन, तीनों के 5 लाख तक टैक्स नहीं आ रहा। हालांकि ये हमेशा ऐसे मत मानना कि 5 लाख तक जीरो ही आएगा आंसर, कभी कभी टैक्स आ सकता है। लॉटरी की इनकम हुई, एलटीसीजी हुआ, तो उनपे स्पेशल टैक्स रेट लग जाती है ना, लॉटरी पे 30% लग जाता है, एलटीसीजी पे 20 लग जाता है, वहां टैक्स आएगा इन सवालों में भी। तो आप हमेशा के लिए मत इमेजिन करना। तो अपनी 5 लाख अमाउंट 1 रुपए। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यही मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम है 4,70,000, वो 70 ईयर का है और नॉन रेजिडेंट है, उसका टैक्स निकालना है आपको। सर 5 लाख तक फ्री आएगा वो रिबेट मिलके, इसमें अलग आएगा आंसर। नॉन रेजिडेंट है तो उस पर हमेशा पहली टेबल ही लगानी है, 70 ईयर का हो तो भी वो पहली टेबल में ही आएगा। सीनियर सिटीजन तब मानते हैं जब 60 वर्ष प्लस क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। और ये क्या बोल रहा हूँ सवाल में, नॉन रेजिडेंट, तो पहली टेबल ही लगेगी इसमें। तो 2.5 लाख तक क्या हो जाएगा, नील। 2.5 लाख के बाद 470 कितनी इनकम और बच गई, 2,20,000 का 5% 11,000 हो गई 470, तो टैक्स आ गया 11,000। रिबेट नहीं देंगे, रिबेट इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगी क्योंकि ये क्या है, नॉन रेजिडेंट का क्वेश्चन है, वो रेजिडेंट को मिलती है रिबेट। सीधा ही क्या जुड़ जाएगा, 4%, 440, क्या आ गया टैक्स। तो सरकार लूट रही कि नहीं, देखो फॉरेन के आदमी को 11,440 का टैक्स ले लिया सरकार ने, और वो इंडिया का आदमी होता और उसकी 470 की इनकम होती तो फ्री हो जाता ना उसके लिए। फॉरेन के आदमी के लिए टैक्स लगेगा।
ध्यान रहेगी क्या ये बात? मैं आपको देखो आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चनों में, इस टॉपिक में ध्यान देना। एक बेसिक चीज अगर आपको ध्यान में आ गई हो तो, बेसिक चीज में इसमें डाउट है क्या किसी को? डाउट तो कुछ क्वेश्चन करोगे तब टेक्स्ट निकालना अलग ही आएगा, लेकिन अभी बेसिकली ये रेट तो आपको याद हुई होगी, है ना? तो मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल चीजों पे स्पेशल टैक्स की रेट जो लगती है, जो आपने वैसे पांचों एड में पढ़ी है जगह जगह, लेकिन उनके बारे में यहाँ पे भी मैं आपको चर्चा करना चाहूंगा। आप लोग एक आगे लास्ट में टेबल है चैप्टर के लास्ट में, उसमें आइए। चैप्टर के लास्ट में एक टेबल दी हुई है, स्पेशल टैक्स रेट दी हुई है उसमें अलग अलग प्रकार की। देखो ये आपको, इनको तो बोलते हैं अभी जो बोर्ड पे लिखी हुई है इनको स्लैब रेट बोला जाता है, लेकिन कुछ इनकम हमारी ऐसी होती है जिन पे ये 5, 20, 30 ये रेट नहीं लगती, बल्कि वो स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। एक टेबल दी हुई है जिसमें सेक्शन 111 ए से लिखा हुआ है आप लोगों के, मिला क्या? हाँ, तो मैं आप लोगों को स्पेशल टैक्स रेट की चर्चा कर रहा हूं। स्पेशल टैक्स रेट, इनमें याद रखिए कुछ तो है कैपिटल गेन से जुड़ी हुई, जो आपने कैपिटल गेन हेड पढ़ा है। कैपिटल गेन आपको पता होगा सबको दो टाइप का आया था, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक कौन सा आया था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कौन कौन सी सेक्शन 3 की ध्यान हो तो? शॉर्ट टर्म की 111 और लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की तो 111 और लॉन्ग टर्म की सेक्शन आई थी 112। एलटीसीजी बोलते थे इसको और ऊपर वाले को एसटीसीजी। शॉर्ट टर्म के लिए आपको मैंने याद होगा वहां रेट भी मैंने कुछ बताई होगी, क्या बताई थी? कैपिटल गेन एड में पढ़ा था आप लोगों ने। मैंने शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्पेशल रेट नहीं बताई, मैंने कहा था इस पे आप कोई स्लैब रेट, मतलब एक नॉर्मल रेट बोल दो चाहे, वही रेट लगेगी। अगर किसी के एसटीसीजी की इनकम हुई है, मैं कहूँ कि मेरे 6 लाख का एसटीसीजी हुआ, तो एसटीसीजी पे आप वही शुरू के 2.5 लाख फ्री, अगले 2.5 लाख पे 5% और लास्ट वाले 1 लाख पे 20% स्लैब रेट लगेगी। किस पे? एसटीसीजी। लेकिन वही एक एसटीसीजी मैंने एक स्पेशल बताया था, एसटीसीजी, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर, कि अगर वो लिस्टेड शेयर पे वाओ ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड, जिसपे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चुकाया गया हो, एसटीटी हैज बीन पेड, अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चुकाया गया है, और अगर एसटीसीजी हुआ है कोई शेयर पे जिन पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चुकाने का मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज पे बेचे आपने शेयर, तो अगर शेयर बेचे और उन पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उसके लिए अलग से धारा बनी हुई थी, कौन सी? 111A, और उस पे टैक्स की स्पेशल रेट से लगेगा 15%। कितनी रेट से टैक्स लगेगा? 15%। तो ये आपके नोट्स में स्पेशल रेट की बात चल रही है। स्लैब रेट तो आपको सबको पता है, जो चीजों पे स्पेशल रेट लगेगी वो बात बता रहा हूं मैं आपको। तो कितनी लगेगी? 15। एसटीसीजी जो लिस्टेड शेयर पे हुआ, नॉर्मल एसटीसीजी पे नहीं, और कोई चीज पे हुआ उस पे तो स्लैब रेट ही है। किस पे हुआ होगा? लिस्टेड शेयर पे, जिस पे एसटीटी चुकाया हुआ है। कैपिटल गेन में भी अच्छे से समझाया था, वापस आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान दे लो आप लोग। तो इनमें एसटीसीजी अगर लिस्टेड शेयर पे हुआ है जिन पे एसटीटी चुकाया हुआ है, इसको लेकर के आपको देखो पहली लाइन ये लिखी हुई है, एक नंबर पॉइंट जो बनाया हुआ है 111A सेक्शन का नंबर है लगाया हुआ। क्या लिखा हुआ आगे? एसटीसीजी, अगर एसटीसीजी हुआ है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर, अगर आपने इक्विटी शेयर बेचे हैं कोई कंपनी के, कुछ यूनिट होती है इक्विटी ओरिएंटेड फंड की, वो बेची हो, या यूनिट बिजनेस ट्रस्ट की बेची हो, जिन पे एसटीटी चुकाया गया है, बेचते टाइम जिन पे टैक्स लगता है स्टॉक मार्केट का, जिसको बोलते हैं स्टॉक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो एसटीटी चुकाया हुआ है, तो उस पे स्पेशल रेट लग जाएगी कौन सी? 15%। तो एक रेट तो ये याद रखनी, आप कैपिटल गेन में भी पढ़ चुके हैं। अब कैपिटल गेन दूसरा होता था लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो, अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सेक्शन आती थी 112।
कौन सी सेक्शन आती थी 112 और उस पे रेट कितनी आई थी 20%। कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा 20%। कोई भी चीज को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। ये आपके 2 नंबर पे लिखा हुआ है, देखो 112 सेक्शन, 112 सेक्शन और क्या चीज लिखी हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन एलटीसीजी। उस एलटीसीजी को छोड़ दो जो अभी नीचे एक और आने वाला है उसको छोड़ के, मतलब कोई भी चीज पे वो कितनी रेट लगेगी 20%। 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 5 लाख का 20% लाख रुपए का टैक्स लगेगा। चौथा एलटीसीजी में एक आपके लिखा हुआ होगा एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर। अगर वो किस पे हुआ है, लिस्टेड शेयर, कुछ इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट होती है या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट होती है, उन पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। कंडीशन फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ दिस कंसेशनल रेट, और इसकी कंडीशन क्या है, एसटीटी शुड हैव बीन पेड। एलटीसीजी हुआ है लिस्टेड शेयर पे ऑन विच, और कंडीशन क्या है उन पे, ऑन विच एसटीटी पेड, जिन पे कौन सा टैक्स चुकाया गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। ऊपर वाले की तरह ही आ गया, ऊपर तो आया था एसटीसीजी शेयर को बेच के, और यहाँ पे कौन सा हो रहा होगा एलटीसी, लॉन्ग टर्म का गेन हो रहा हो, तो वो कौन सी सेक्शन के दायरे में आ जाएंगे 112A। ऊपर वाला तो 112 और ये कौन से में आ जाएगा 112A। और इस पे टैक्स कितना लगेगा 1 लाख तक तो फ्री हो जाएगा ये, सुन लो 1 लाख रुपए तक तो ये फ्री है, एग्जेम्प्टेड अप टू ₹1 लाख। 1 लाख तक तो फ्री है और उससे ज्यादा पे 10% टैक्स लगेगा। एलटीसीजी हुआ है अगर कोई एसटीटी अपने शेयर पे, देखो एसटीसीजी पे तो 15 आया था शेयर वाले पे, और एलटीसीजी पे कितना है 10, और कितना 1 लाख रुपए तक का फ्री भी है। मतलब शेयर बेचे और मैंने कैपिटल गेन हुआ लॉन्ग टर्म 4 लाख का हुआ मान लो, तो 4 लाख में से 1 लाख का तो फ्री हो जाएगा, 1 लाख का तो फ्री और बाकी पे 10% टैक्स। तो 4 लाख में से 1 लाख का फ्री हो गया तो 3 लाख पे ही लगेगा, 10% कितना हो जाएगा 30,000। इन दोनों बातों से आप कुछ अगर समझ सको तो देखो ये निष्कर्ष निकलता है कि शॉर्ट टर्म गेन पे ज्यादा टैक्स लग रहा है, लॉन्ग टर्म पे कम लग रहा है शेयर पे, है ना। लॉन्ग टर्म पे सरकार इवन 1 लाख तक फ्री भी करती है, और ये आपको बता दूं साल भर पहले पूरा ही लॉन्ग टर्म फ्री होता था। ये लॉन्ग टर्म गेन होता था ना लिस्टेड शेयर पे, वो एक सेक्शन थी 1038, उसके दायरे में पूरा ही फ्री होता था। मतलब सरकार लॉन्ग टर्म को बढ़ावा देना चाहती है, लॉन्ग टर्म का गेन ज्यादा कमाने को लोगों को कहती है। शेयर मार्केट में लोग जो होते हैं ना वो जल्दबाजी ज्यादा दिखाते हैं, आज खरीदा कल बेचा, वो शॉर्ट टर्म में आते हैं उन पे तो ज्यादा रेट लगा रही है सरकार, देखो। और जो लॉन्ग टर्म रखने का पेशेंस रखते हैं, शेयर खरीदा 12 महीने 2 साल बाद बेचा, उनके लिए सरकार छूट दे रही है। नॉर्मली लॉन्ग टर्म पे 20% टैक्स लग रहा है, उनको कह रही है आपको सिर्फ 10% ही टैक्स लगेगा, और वो भी 1 लाख तक का क्या कर रही है फ्री भी कर रही है। तो सरकार लॉन्ग टर्म को बढ़ावा देना चाह रही है, इसका मतलब ये हो गया सरकार कह रही है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ तो उसको हाथों हाथ मत बेचो, लॉन्ग टर्म का गेन कमाने की सोच, लंबी अवधि के लिए पैसा इन्वेस्ट करो। तो ये 4 स्पेशल रेट तो आ गई उनकी कैपिटल गेन की, 2 तो एसटीसीजी की आ गई और 2 ही किसकी आ गई एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। याद रखो ये चीजें, बार बार आपको बोर्ड पे लिखता रहता हूँ, ये याद नहीं करती हो आप लोग, और खास तौर पे ऑनलाइन वाले तो बहाना बना के रखते हैं, सर टेस्ट शाम को दे दूं, सर टेस्ट कल सुबह दे दूं, मेरी अभी ये याद नहीं हुआ, मेरे को अभी टाइम नहीं मिला। ये मैं ज्यादा नियत आप खराब करोगे ना, फिर डेली आपको ही पूछूंगा, ये सोच लेना। मेरे को जब पता चल जाता ना कि ये बच्चा नहीं पढ़ता, फिर वो टारगेट बन जाता है, फिर उसको पढ़ा के छोड़ दो, तो वो उल्टा भारी पड़ जाएगा आप पे दाव। जो चीज का जितना टाइम मिलता है ना आपको, उतने टाइम में आप याद करो उस चीज को, वरना इंटेलिजेंट बना दूंगा मैं अपने आप ही। तो देखो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की रेटें आपको कल ही सुनानी है, कि जो बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान रख लेना ये बातें। शॉर्ट टर्म आपको स्पेशल रेट का जब बोला जाए, मैं सेक्शन नंबर बोलूंगा, आगे का ज्ञान आपको देना है। मैं कहूंगा सेक्शन 111, तो आपको क्या समझना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की होती है सर, और टैक्स लगेगा स्लैब रेट। मैं कहूँ 111A 111A, तो आपको क्या बोलना है, ये भी सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की है, बट ये लिस्टेड शेयर को अगर बेचा हो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट को, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को, मैंने उसमें से इक्विटी शेयर ही और एसटीटी चुकाया गया हो, मतलब शेयर मार्केट से बेचा है सर, तो रेट कितनी लगेगी 15। यही 112 ये सर एलटीसीजी की है, किस चीज का, कोई भी चीज पे वो एलटीसीजी कितनी रेट है 20। 112A ये सर वापस एलटीसीजी है, लेकिन ये लिस्टेड शेयर पे आ गया, जो 111A में आता था वैसे ही लिस्टेड शेयर पे हुआ है, एसटीटी लगाया हुआ है, एसटीटी चुका है, इसमें 1 लाख का तो सब फ्री होगा इनकम,
जितना लॉन्ग टर्म का गेन हुआ है सीएलपी उनमें से 1 लाख का तो फ्री, और ऊपर वाले पे लगेगी रेट 10%। ठीक है क्या? बोल दो कोई डाउट हो तो। कैपिटल गेन के चारों आपको जो रेट बताए इनमें कोई डाउट हो तो बोलो। प्रैक्टिकल भी बताऊंगा इनका कैसे होता है, अभी इनकी थ्योरी की रेट तो याद करो पहले। हाँ तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आपने अदर सोर्स के अंदर एक पढ़ा है जो कैजुअल इनकम होती थी उनके बारे में। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम जैसे आपने पढ़ी है वहां लॉटरी की, कि लॉटरी में आपने कोई जीते हो, हॉर्स रेस में जीते हो, कैमल रेस में जीते हो, ऊंट दौड़, घुड़दौड़, या फिर कार्ड गेम, कोई ताश पत्ती वगैरह में जुआ खेलते हो। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग क्या होता है? जुआ ही खेलना, जुआ। पजल, पजल कार्ड, पजल में इनमें जीते हो। इनकम 2 नंबर की है तो भी लगेगा टैक्स। इनकम टैक्स में आपको शुरू में पहले चैप्टर में बताता हूं मैं कि लीगल या इलीगल से फर्क नहीं पड़ता, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। आप चाहे 2 नंबर की जुआ खेलना कानूनन अपराध है, फिर भी इस पे टैक्स लेके पुलिस वाले आएंगे, वो तो पकड़ के ले जाएंगे, और इनकम टैक्स वाले आएंगे कितना कमाया वो हमसे टैक्स लेंगे। तो लॉटरी, हॉर्स रेस, कैमल रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, पजल, और कोई आजकल जो अपने कोई ऐसा जैसे केबीसी है तो इसमें आप जीते हो। तो इन सब में मेन रियलिटी शोज जिनमें लक ज्यादा काम करता हो, टैलेंट वालों में नहीं। कई जगह टैलेंट काम करता है जैसे म्यूजिकल या सिंगिंग का ये आते हैं ना अपने डांसिंग के, तो ये तो टैलेंट वाले हो गए, इनमें तो वो अलग आपके लगेगा टैक्स, नॉर्मल स्लैब रेट। लेकिन अगर वही केबीसी जैसे गेम लॉटरी की तरह हो गया ये, तो इसके अंदर अपने टैक्स कितना लगेगा? 30%। कैजुअल इनकम पे इसकी सेक्शन है कैजुअल इनकम की 115 डबल बी और ट्रिपल बी। 115 डबल बी तो बाकी सबके लिए, लॉटरी के लिए, गेम, कार्ड गेम, केबल रेस, गैम्बलिंग सबके लिए, और ट्रिपल बी आती है हॉर्स रेस के लिए। हॉर्स रेस की सेक्शन ट्रिपल बी होगी, बाकी की डबल बी होगी। तो इस पे रेट सबसे ज्यादा लगती है, आपको पता होगा लॉटरी वगैरह में हम जीतते हैं ना, उस पे सबसे ज्यादा रेट टैक्स की लगती है 30%। चाहे वो नकद में लॉटरी लगी हो, चाहे सामान कोई लॉटरी का लगाओ। कई बार होता है लॉटरी की टिकट खरीदते हैं और कार मान लो लॉटरी में लग गई, कार लॉटरी में लग गई तो वो सामान मिला है, मतलब कोई वस्तु मिली है ना कि नकद, तो क्या नहीं लगेगा? क्या 30% टैक्स लगेगा? कार मिले, बाइक मिले, और कोई आपको चीज मिले तो भी लगेगा। नकद लॉटरी लगती है तो भी लगेगा। 1000 रुपए की लॉटरी लगी है तो भी लगेगा, 500 की लगी है तो भी लगेगा, 5000 की लगी है तो भी 30% टैक्स लगेगा। टैक्स हमेशा लगेगा। टीडीएस का जरूर आपने अदर सोर्स में पढ़ा था, 10,000 से कम हो तो टीडीएस नहीं घटेगा, वो गलत चीज थी, वो बात की बात। तो यहाँ पे 30% अपने टैक्स लगता है, स्पेशल रेट होगी ना ये, और इसमें से कोई भी खर्चा भी नहीं घटाया जाता। आपने अदर सोर्स में पढ़ा था, इसमें से कोई खर्चा भी नहीं घटाते। मीन लॉटरी में या इनमें किसी में हारे भी हैं जीतने के साथ तो वो घटाने की इजाजत नहीं, कोई खर्चा हुआ है वो भी घटाने की इजाजत नहीं है। आप कहते हो कि सर कार्ड गेम में खेला हूं, 5000 रुपए जीते, लेकिन 1000 रुपए में हारा भी हूं या खर्चा हुआ है, कुछ नहीं घटा सकते, पूरे 5000 रुपए क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ठीक है क्या? 115 डबल बी। फिर आती है इसके बाद में छठ में 115 बीबीई डबल बीई। इसमें आती है आपके अनडिस्क्लोज इनकम। अनडिस्क्लोज इनकम आपने अभी कुछ टाइम पहले भी पढ़ी थी, कौन से में आई थी, क्या चीज में आई थी? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में पढ़ी थी 115 बीबीई, जिसमें मैंने कहा था कई लोग टैक्स की चोरी करने के लिए अपनी इनकम को छुपाते, कि वो लोग पूरी इनकम का रिटर्न सही नहीं भरते। हम लोगों के भी घर वाले ऐसे ही करते हैं, करीब हम सब लोग टैक्स की चोरी करते हैं। आप पापा को पूछना कभी कि मैं इनकम टैक्स का फॉर्म भर रही हूँ या मैं जाति प्रमाण पत्र बना रही हूँ, ये बना रही हूँ, अपने को कितनी इनकम दिखानी है, क्या बोलेंगे वो? 50,000 दिखानी है साल की, है ना। और मोबाइल करके देखो कि आप सबकी फैमिली मेंबर तो वही लाख रुपए के निकलाएंगे, है ना। रिचार्ज का खर्चा होता होगा 50,000 रुपए तो एक साल में। ये हकीकत है। हम लोग, क्योंकि लोगों को क्या ये डर है, खौफ है कि क्या मालूम टैक्स ना लग जाए। इससे क्या होता है, ये एक फर्जी आंकड़े माने जाते हैं
इनसे आप फिर किसी गजेटेड ऑफिसर के सामने ले जाते हो, वो साइन नहीं करता जनरली, क्योंकि आप अपनी इनकम 50,000 दिखा रहे हो, आपकी फैमिली की कैसे मानने में आएगी? नहीं होता। आजकल के जमाने में 50,000 रुपए में क्या होता है? आपकी फीस होती है कि एक बच्चे की आजकल इतनी। तो ऐसी स्थिति में आपको मैं बता दूं, आप पेरेंट को ये सुनिश्चित कर सकते हो कि पापा आप 2.5 लाख तक इनकम दिखाओगे ना, डोंट वरी, सीधा सीधा कर सकते हो ना। वो कहेगी कैसे? आप कह दो कि कोई टेंशन नहीं है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगता टैक्स। और वैसे आप उनको ये कहोगे ना कि 5 लाख तक भी नहीं लगता, तो कोई गलत बात नहीं करे आप। मैं जो आता है जनरली मैं उसको कहता हूं कि 5 लाख तक भी बिंदास दिखा सकते हो। क्यों? रिबेट ले लेना 8780, रिबेट भी मिलती है ना, तो टैक्स तो लगना ही नहीं है ना। 5 लाख से ऊपर जाते ही खतरा है, फिर 20% चालू हो जाएगा। 5 से ऊपर जाते ही कितना? सीधा 20% में आ जाओगे। वो जरूर ध्यान रखना होता है, लेकिन कोई डेंजर नहीं। एक इसमें भी आता है, जैसे अपनी कैटेगरी होती है EWS, आपने सुना हो तो जनरल कास्ट में भी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो EWS आर्थिक पिछड़ा वर्ग ऐसे कुछ बोलते हैं जनरल में भी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। कई जने EWS के और के सर्टिफिकेट बनाने में से साइन करवाने आते हैं, एक स्टेट वाले उनमें 2 जनों के साइन चाहिए। अब वो लोग इनकम दिखा के लाते हैं फैमिली की 60,000, गुस्सा आता है पहले तो। अब वो फॉर्म भी भरा भरा लाते हैं, कायदे से आप गजेटेड ऑफिसर के सामने ला रहे हो, तो इनकम तो मैं भरूंगा ना आपकी, आप थोड़ी भरोगे। खुद ही भर रहे हो तो फिर खुद ही राजा हो गए। कई बार मना करते हैं इस वजह से। रियल में ये आप लोगों को भी, क्योंकि आपको भी जिंदगी में कभी ना कभी ये काम पड़ता ही रहता है कि सबसे साइन करवाएंगे, इस चीज पे साइन, 2 अधिकारियों के साइन चाहिए, तो वहां आप साइन लाते हो तो वहां उसको भर के मत लाओ, बल्कि अगले की राय लो ना कम से कम। मैं खाली गस्टेडी में टैक्स का भी एक्सपर्ट हूँ, मेरे को पूछ लो कि सब कितनी इनकम लिखनी चाहिए, पापा से ज्यादा तो जानता ही। वो आप उसमें 50,000 लाख भर के लाते हो, आप नहीं फंसोगे, फंसेगा कौन कल को अगर इंक्वायरी होती है तो? मेरे को भी नोटिस आएगा कि सर आपने इसकी इनकम लाख रुपए बताइए, आपको लगता है क्या कहीं से लाख रुपए साल का कमाने वाला? फिर क्या होगा ये बताओ? तो वो डर हमें भी रहता है, ठीक है ना। आते हैं कई बार फोन आते हैं आगे से, लेकिन वो फोन आते हैं तो बस कह देते हैं यहाँ गरीब आदमी है, कर दो 7 लाख रुपए, लेकिन वो रियल में क्या है? गलत कर रहे हैं ना। आप 8 लाख रुपए तक दिखा सकते हो EWS का भी। सोचो सरकार गरीब किसको मान रही है? जिसकी साल की इनकम 8 लाख से भी कम है। 8 लाख रुपए आप कहां दिखा रहे हो? 50,000 साल का। और सरकार कितना अलाउ कर रही है आपको? 8 लाख रुपए तक अलाउ कर रही है। 8 लाख रुपए तक हो तो भी आप कानून की नजर में गरीब हो, आप आरक्षण का लाभ ले सकते हो। तो थोड़ा सा मानसिकता बदलनी है इस चीज को लेकर के। और कभी भी वो फॉर्म लाओ तो भर के मत लाओ, ठीक है ना। आयकर प्रमाण पत्र हो, चाहे कोई मूल निवास का हो, कई जगह पे आपको पता ही नहीं मेरे को कहाँ, लेकिन आपको बहुत सारी उनमें जरूरत पड़ती है इनकम टैक्स की डिटेल, उसमें आप डालते हो। वो सोच समझ के भरो, उसमें भरो ही मत, अगले के ऊपर छोड़ दो कि अगला भरे। कई बार पार्षद के और के साइन करवा के लाते हो, वो भी फर्जी निकलता है जनरली, तो इसमें भी वो डिटेल ऐसे ही मिलती है 50,000 लाख रुपये। वो दोनों ही काम ऐसे ही मिलते हैं आपको। छोड़ो, मैं कहाँ पे था, टॉपिक भूल गया मैं। अनडिस्क्लोज इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम सेक्शन 115 BBE सेक्शन। देखो ये अलग अलग वर्ड पढ़े जाते हैं, आपको मैंने बताया ना। बोलने को तो हम 115 BBE भी बोल सकते हैं, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है कानून की भाषा में? BBE। तो ये सेक्शन जो है, इसमें आप अलग अलग तरीके की अगर इनकम चुरा रहे हो उन सबको शामिल कर रखा है। जैसे क्या क्या नाम दे रखे हैं देखो इसमें, इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 68 सेक्शन के अंदर जो इनकम आती है, एक तो अनएक्सप्लेन्ड केस क्रेडिट बोलते हैं जिसको। अनडिस्क्लोज इनकम 6 प्रकार की बताएगी आपको, जानो तो। एक तो नाम क्या दे रखा है इसने, सेक्शन नंबर 6 मत याद रखो, अनएक्सप्लेन्ड केस क्रेडिट। सेक्शन नंबर ये बड़ा वाला तो याद रखना है 115 BBE। कौन सा नहीं याद रखने की जरूरत है? अंदर आ रहे हैं ना 68, 69, 69, ये 69, 79, वो नहीं याद रखने की जरूरत। अनएक्सप्लेन्ड केस क्रेडिट पहला नाम तो दे रखा है। अनएक्सप्लेन्ड केस क्रेडिट क्या होता है? जब आपके खाते में नकद पैसे जमा मिले हो, कि आपके खाते में 2 करोड़ रुपया मिले, आपको पूछा कहां से आया, आप कहते हो डोंट नो, तो वो डोंट नो के अंदर आपको टैक्स सरकार कितना लगा देगी? आप आगे देखना 78% लगा देगी। तो अनएक्सप्लेन्ड केस क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड केस क्रेडिट का मीन आपके खाते में बैलेंस मिला है। सेकंड इसमें ऐसे क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट का मीन क्या हो गया? आपके पास इन्वेस्टमेंट है, खूब सारा पैसा, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। कोई आपको पूछता है कहां से आ रहे हैं इतने, ये सब कहां से है, आप कहते हो डोंट नो, तो वो डोंट नो में टैक्स आगे 60% है। तो ये अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। तीसरा अनएक्सप्लेन्ड मनी। अनएक्सप्लेन्ड मनी क्या होता है?
पैसा खूब सारा, अनएक्सप्लेन मनी, आपके घर छापा पड़ा, बोरियों में पैसे मिल रहे हैं, बेड में पैसे मिल रहे हैं, दीवारों में पैसे मिल रहे हैं, छत पे पैसे मिल रहे हैं, तो अनएक्सप्लेन मनी। ये रियल में ऐसा ही है। अपने इंडिया में भ्रष्टाचार इतना है। आप एक फिल्म आई थी साउथ में, हीरो है अपने रजनीकांत, शिवा नाम ही था क्या उस फिल्म में, शिवाजी, 8-10 साल हो गए। वो फिल्म एकदम अपने इंडिया की हकीकत है, वो इंडिया की हकीकत है। जिन लोगों के पास 2 नंबर का पैसा है, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, खासतौर पे सरकारी अधिकारी लोग और नेता लोग, तो वो उन लोगों के पास इतना पैसा है कि उनको छुपाने की जगह नहीं है। वो लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं, ऐसे उल्टे सीधे रास्ते की दीवार बनवा दी फालतू के अंदर, और उस दीवार को किस लिए बनाया, ताकि अंदर क्या डाल सके, पैसे डाल सके। चबूतरा बना दिया, कोई ऐसे दीवार के अंदर छेद कर दिया, छत बना दी। उसमें आप फिल्म में देखते हो तो लास्ट में ऐसा ही मिलता है कि वो पैसा जो है दीवारों में, रोड में अंदर डाला हुआ मिलता है। हाँ, सब जगह पैसा। भाई कल परसों इनकी बातों को वो फिल्मी बात मान सकते हो, कल परसों ऐसे ही एक इंटरव्यू चल रहा था चैनल पे, अपने टीवी 9 ऐसे कुछ अपने न्यूज चैनल है, उस पे अग्निहोत्री, अभिषेक अग्निहोत्री ऐसे कुछ नाम है, तो बहुत अच्छा पत्रकार है। तो वो बात बोल रहा था कि साथ में ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ, सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जिनके बंगले जो है, नेताओं की बात कर रहा था वो, कि जिनके बंगले जो है ना वो 100 करोड़ से ज्यादा के, क्योंकि वो मोदी जी को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि मोदी जी ने ये मंदिर बना दिया अपने काशी के अंदर, इस पे 400 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, ये कर दिया। उन्होंने कहा लोगों ने अपने बंगलों 100-100, 200 करोड़ से बना दिए, डेली का खर्चा उनका लाखों में, और नेता लोग हैं, काम उनका क्या है, समाज सेवा, मतलब कोई बिजनेस नहीं कर रहे, फिर भी उनके पास इतने सैकड़ों करोड़ कहां से आए? तो भ्रष्टाचार ही है ना। और उन नेता पे कोई हाथ नहीं डालता, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी आओ सत्ता के अंदर, लेकिन आप कभी देखते होंगे कि नेता के पास चोरी का पैसा पकड़ा गया, पकड़ते हैं तो भी किसका पकड़ते हैं, जनरली अफसर के घर पे छापा पड़ सकता है जनरली, लेकिन किसके घर नहीं पड़ता, नेता के घर बहुत रेयर केस में पड़ता है, और नेता लोग जो है वो बहुत पैसा छापते। तो इसमें अनएक्सप्लेन केस क्रेडिट आ गया, 6 नाम है, 6 नाम तो नहीं लिख रहा मैं, लेकिन आप इसमें पढ़ सकते हो, नाम आप लोगों ने उसमें भी पढ़े। ये अनएक्सप्लेन केस क्रेडिट, नकद पैसा, अनएक्सप्लेन का नहीं जिसका रीजन नहीं पता, तो अनएक्सप्लेन केस क्रेडिट, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपके पास कागज मिले हो, इतने करोड़ के ये शेयर खरीद रखे, इतने की ये जमीन खरीद रखी है, इतने के ये आपने डायमंड खरीद रखे, तो अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। अनएक्सप्लेन मनी, अनएक्सप्लेन मनी का मीन, तीसरा उदाहरण इसमें क्या दे रखा है, क्या क्या आती, अनएक्सप्लेन मनी में काफी सारा नकद पैसा मिला हो। चौथा अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर का मतलब आपको बताया था, जिसमें आप कोई चीज पे बहुत भारी खर्चा कर रहे हो और इनकम टैक्स वाले आपके आ जाए, वो खर्चे को देख करके वो सारा रिपोर्ट बनाने लग जाए लिस्ट, खासतौर पे शादी ब्याह पे इन पे खर्चा कर रहे हो, महंगी गाड़ियां खरीद रहे हो, महंगी गाड़ियां खरीद रहे हो, तो आपको मैं बता दूं इनकम टैक्स वालों को अपने आप पता चल जाता है कि आप कहते हो सर मैंने 80 लाख की कार खरीदी, अब 80 लाख आए कहां से, वो भी तो हिसाब देना पड़ेगा ना। आप कहते हो सर मेरे पास पैसे थे, इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, आपको पता होगा गाड़ी खरीदते हो ना, तो आपको पैन कार्ड देना होता है वहां, आप तो देखते हो कि ऐसे रसीद मांगी होगी, वो पेन कार्ड लेंगे मोटर वाले जो दे रहे हैं आपको, और वो मोटर कार्ड वाले जैसे ही चढ़ाएंगे कि ग्राहक का नाम और उसका पेन कार्ड नंबर, तुरंत सूचना इनकम टैक्स ऑफिस में चली जाएगी कि आपने 80 लाख की कार खरीदी है। तो कार का नंबर प्लेट बाद में आएगा, पहले इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा कि लाओ कितने का टैक्स बनेगा, 60% प्लस सरचार्ज से मिला के 78% का, यानी 80 लाख के पीछे 60 लाख का कम से कम टैक्स लग जाएगा वो। हाँ, तो गाड़ी खरीदो तो ध्यान रखना पापा के पैसे में भी उनको पहले लोन में दिखाना कि लोन से लिए, पैसे थे ही नहीं हमारे पास। हाँ, शादियों में है, बहुत सारी शादियों में बाराती आते हैं इनकम टैक्स वाले, उनको पता चलना चाहिए कि आप फलाने जी की शादी हो रही है, 50 करोड़ खर्च कर रहा है, 10 करोड़ खर्च कर रहा है। इनकम टैक्स वाले खुद वहां जाकर के सबसे पूछने लग जाते हैं, टेंट वाले भैया को पकड़ लेते हैं, दूसरे वाले को, सबको ऐसे पकड़ के हिसाब वही बना देते हैं, बारात विदा होने के पहले पर्ची थमा देते हैं, इतने का टैक्स देने आ जाना कल, वो तो होता है सब, इनकम टैक्स वाले अपने से आगे। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, और पांचवा आता है अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, अगर कोई रकम आपने उधार ली है या चुकाई है, हुंडी, हुंडी भी क्या होता है, 2 नंबर का पैसा होता है, इधर उधर कई लोग करते रहते हैं हुंडी का पैसा, फॉरेन से पैसा मंगाते हैं, इधर उधर बांटते हैं, तो वो पैसा पकड़ा गया हो। तो ये 6 नाम हो गए, देखो 5 नाम हो गए, एक नाम इसमें गायब कर रखा है मैंने, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कुड नॉट फुली डिस्क्लोज आ गया, बीच में आ गया था वो, जिस इन्वेस्टमेंट की पूरी डिटेल नहीं दे रखी। तो ये 5-6 नाम आ गए, इन पे टैक्स जो लगेगा, इन पे सब पे 60% टैक्स लगता है, 60% बहुत ज्यादा है,
मोदी जी ने बढ़ाया ये पहले टैक्स, ये भी 30% ही था, ये लॉटरी के बराबर ही लगता था, 30% के बराबर, लेकिन काला धन को लाने के लिए उन्होंने टैक्स क्या कर दिया 60, प्लस 25% सरचार्ज भी लगता है और प्लस 4% सेस भी लगता है, तो टोटल मिला के ये रेट हो जाती है 78%। टोटल मिला के रेट हो जाती है 78। मीन किसी व्यक्ति का अगर 100 रुपया पकड़ा मान लो चोरी का, ये सेक्शन चल रही है ना 115BBE, इसके तहत अगर कितने का चोरी का पैसा पकड़ा है 100 रुपया, 100 करोड़ मान लो, तो 100 रुपया में से 60% शुरू में टैक्स ले लेगी सरकार, तो कितना रुपया हुआ 60 रुपए का। फिर इस पे हमेशा एक 25% सरचार्ज दिया जाता है सरकार के द्वारा, सरचार्ज आपके नोट्स में भी लिखा हुआ होगा, देखो ये नीचे लिखा हुआ ना, टैक्स जो है वो तो बाहर लिखा हुआ है 60 है लिखा हुआ, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, टैक्स इज टू बी इंक्रीज बाई सरचार्ज, टैक्स पे क्या जुड़ेगा, सरचार्ज भी जुड़ेगा 25% टैक्स का, और फिर शेष लगेगा कितना परसेंट, 4%। तो आगे लिखा हुआ इफेक्टिव रेट जो वो इसकी कितनी हो जाएगी, 78% हो जाएगी ऑफ सच इनकम। ये जो 2 नंबर की इनकम रेट वगैरह में पकड़ी जाती है, 100 रुपए में से जैसे 60%, 60 रुपए का टैक्स, इस 60 रुपए का 25% सरचार्ज, 60 का 25% कितना हो जाता है 15 रुपए, ये सरचार्ज लगेगा, पहले टैक्स फिर सरचार्ज, फिर इन दोनों के टोटल का 4% लगेगा लास्ट में शेष, 60 और 15 75 हो गए ना, 75 रुपए का 4% कितना होता है 3 रुपया, ये लग जाएगा शेष। तो टोटल मिला के कितना टैक्स हो गया, 60 रुपया 100 में से टैक्स का लग गया, 15 रुपया क्या लग गया सरचार्ज, 25% होता है वैसे, इसको ऐसे बोलते हैं 60% प्लस 25% प्लस 4%। अगला अपने आप समझ आता है, पहले वाली रेट होती है टैक्स की, फिर होता है सरचार्ज की, 25% सरचार्ज और 4% टैक्स, तो 60 रुपया टैक्स का, 25% 60 का निकला 15, 60 और 15 75, 75 का 4% 3 रुपया, टोटल कितना हो गया 78 रुपया का नोटिस दे जाएंगे, फिर दोने बैठ जाएगा अगला। 78 रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, आप गाड़ी लाए हो 80 लाख की, टैक्स कितना लग जाएगा 78 रुपया, और मान लो 1 करोड़ की गाड़ी लाए हो तो 1 करोड़ रुपया पापा से ले लिया, फिर वो कितने और मांगे से आपसे 78 लाख रुपया और मांगे, है ना टैक्स के अंदर। ये कई बार कई लोगों के आप सुनते होंगे ना, छापा पड़ता है रेट सर्वे, तो वो सर्वे होता है, तो सर्वे में एकदम सब कुछ सीज कर देते हैं, आपको बताओ मीन जो लोग घर के अंदर है वो घर के अंदर रह जाएंगे, जो बाहर है वो बाहर रह जाएंगे, कोई भी सामान अंदर से बाहर अब नहीं हो सकता, फोन कॉल वगैरह सब कुछ स्विच ऑफ करवा देते हैं, मोबाइल वगैरह नेट वगैरह सब बंद, पेमेंट पैसे घर में जो भी पड़े वो सारे वो सर्वे करते हैं, तो वो पूरी तैयारी से आते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले आपको घटना बताई थी ना कि 40 गाड़ियों में इनकम टैक्स वाले बाराती बन के पूछ गए थे अगले के, शादी की नहीं अगले के घर पे, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, कई बार क्योंकि रेड की अगले को सूचना ना मिल जाए, तो वो बराती की तरह कागज वगैरह स्टिकर वगैरह लगा के अपनी गाड़ियों के, और अगले की सुबह तड़के 5 बजे पहुंच गए, जगह चाबियां वगैरह ली और काम चालू किया, डाकू की तरह आते हैं, तो वो पैसे वगैरह सारा हिसाब बना करके फिर अपने को जो देते हैं ना, उसका 78% क्या लगता है टैक्स। अभी और भी है, उसमें पेनल्टी भी लगती है, आगे लिखा हुआ होगा इसमें देखो, 78% टैक्स है, इन केस द सेम इज नॉट शोन इन द रिटर्न ऑफ इनकम देन ही वुड बी फर्दर लेवी ऑफ पेनल्टी, तो उसको पेनल्टी भी लगेगी, ये करा 271 की 10% ऑफ टैक्स, टैक्स का 10% पेनल्टी भी लगती है, वो पेनल्टी है, हम अभी बात सिर्फ टैक्स की कर रहे हैं। तो 78 रुपए ये लग गए, और करीबन कितना हो गया पेनल्टी का, 8 रुपया पेनल्टी का और हो गया, 78 और 8 86 रुपया, 100 रुपए के 2 नंबर की इनकम पे कितने 86 रुपए सरकार ने टैक्स के लिए। फिर होती है जेल, आखिर बाकी है नहीं, ऑफेंस तो हो गए ना 3, वो जेल हो सकती है, डिपेंड करता है कितने रुपए की चोरी की है, 7 साल तक की मैक्सिमम जेल का प्रावधान है, लेकिन लोग देखो छूट जाते हैं न्यूज चैनल, क्योंकि छापे वगैरह किसके पड़ते हैं, अमीरों के घर पे ही पड़ते हैं, तो रिच पर्सन होते हैं, उनका जेल उनकी सारी जानकारी सब कुछ होता है, वो उनसे सेटिंग कर लेते हैं। मान लो 50 करोड़ की 2 नंबर की इनकम है, वो पकड़ी हुई कितनी दिखाते हैं 5-7 करोड़ की दिखाते हैं कि 5-7 करोड़ की अधिकारी ने पकड़ी, आपने फिल्मों में देखा होगा ना, वो अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि तेरे को बोल 5 करोड़ दे देंगे, तू भाग जाए यहाँ से छोड़ दे, तो वो कम दिखा देता है कि भाई 50 करोड़ की जगह पकड़ी हुई कितने की दिखाएगा 5 करोड़ की, 5 करोड़ का 2-3 करोड़ टैक्स बनेगा, 3-4 करोड़, और 3-4 करोड़ टैक्स, और वो लिबरल बना देते हैं कि अगले ने सरेंडर कर दी। देखो इसमें केस क्या बनाते हैं, अगले को बाइज्जत बरी करने के लिए कि अगले को जेल नहीं जाना पड़े, वो कहते हैं कि हम गए, जाते ही अगला डर गया, और डरते ही अगले ने कहा कि मेरे पास 5 करोड़ रुपया है 2 नंबर का, अगले ने सरेंडर कर दिया, हमने आराम से पैसे गिन लिए और
टैक्स का रकम रसीद पकड़ा है, अगले ने तुरंत टैक्स दे दिया, हम लेके आ गए, अगले को फिर जेल भी नहीं, क्योंकि सरेंडर करना मीन अगले ने कोऑपरेट किया आपको, जबकि रियल में कोऑपरेट वो सरेंडर नहीं किया, अगले ने क्या कर लिया, अंदर रूम में ऑफिस में वहां जाते ही सेटिंग कर ली उन ऑफिसर से, और सेटिंग कर ली, उसी को क्या बोल देते हैं इनकम टैक्स में सरेंडर। तो देखो पांचवी चीज आपने, छठवीं चीज पढ़ी है अनडिस्क्लोज इनकम, 2 नंबर की इनकम पे, इस पे कितना टैक्स लगता है, बार बार पूछा जाता है ये एग्जाम में, कितनी टैक्स की रेट लगती है, 78%। इफेक्टिव रेट पूछे तो इसकी जगह कई बार ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है 60% टैक्स प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस, ऐसे भी लिख सकता है, एक ही बात। फिर देखो अगली सेक्शन आ रही है 115 बीबीएफ, ये किस चीज की आ रही है, देखो 115 बीबीएफ, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी। अगर कोई रॉयल्टी की इनकम हुई है, पूछा भाई एग्जाम में भी 21 में पेपर में आया ये पॉइंट, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पार्ट पेटेंट, पेटेंट करो, ये पार्टनर नहीं, पेटेंट पिछली बार की बताई भी है टेबल, शुरू स्टार्ट में पढ़ा था, नहीं बताता हूँ जल्दी इस टाइम। इनकम बाय वे ऑफ पेटेंट, रॉयल्टी इन रिसीव्ड, रॉयल्टी मिली आपको पेटेंट से, पेटेंट होता है कोई चीज का आविष्कार किया हमने, उसकी रॉयल्टी मिली। डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो पेटेंट आपने इंडिया में रजिस्टर्ड करवाया था, इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन, कोई ऐसे व्यक्ति को रॉयल्टी मिली जो इंडिया का क्या हो, रेजिडेंट, तो रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट, पेटेंट से हमें रॉयल्टी मिली है, टू किसको मिली है, रेजिडेंट को, इस पे टैक्स कितना लगेगा, 10% टैक्स इस पे लग जाएगा। और फिर अगली सेक्शन आती है कौन सी, 115 BBG, ये कार्बन क्रेडिट को लेके आती है, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट को अगर आपने बेचा हो तो इनसे इनकम कमाई है तो उस पे भी 10% ही टैक्स लगेगा। ये पेटेंट और कार्बन क्रेडिट पे सरकार ने बहुत ही लो रेट कर रखी है, नॉर्मली रेट 30 तक पहुंच जाती है ना, ये रेट अपने 10% ही है कार्बन क्रेडिट पे भी। कार्बन क्रेडिट का भी व्यापार होता है, क्या होती है कार्बन क्रेडिट, कार्बन तो सुना होगा ना नाम, कार्बन उन गैसों का समूह है जो अपने इकोनॉमी, अपने इसकी इको के लिए, अपने यूनिवर्स के लिए नुकसानदायक है। ये इंडस्ट्री है, कार, गाड़ियां, ये सब जो है, इनसे आपको पता है इकोनॉमी को नुकसान होता है, अपने ये जो क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है, इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली में, मुंबई में आप देख रहे हो प्रदूषण, जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गया है। आप अगर इधर राजस्थान में रह रहे हो, वहां दिल्ली में 2-3 दिन ही चले जाओ तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हवा को लेकर के आपको ये रहेगा कि पूरे दिन में, अभी सर्दी में तो ये हालत है कि पूरे दिन में आसमान नहीं दिखता, रोशनी करेगा मीन सनलाइट नहीं आती। तो उसके पीछे रीजन ये नहीं कि वहां कोहरा बहुत आता होगा, वहां पहाड़ होगा, ये वो, वहां रीजन क्या है, वहां इंडस्ट्री है, तो इस वजह से वहां बहुत ज्यादा ये हालत हो रखी है। तो देखो इनको कम करने के लिए कार्बन, भाई ये कार्बन फैल रहा है इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, ये अपने लिए नुकसानदायक है, इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, या अपने पॉजिटिव देखा जाए तो इसको प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास जो किए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट्री आता है, जंगल, कि जितने ज्यादा जंगल बढ़ेंगे, नेचर जो है उसको आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे, बारिश ज्यादा होगी, देश के अंदर जो अपने नेचुरल रिसोर्स है उनका वेस्टेज रोकोगे, पॉपुलेशन कम रहेगी। तो इन सब चीजों से क्या होता है, देश में कार्बन का प्रभाव खत्म होता है या कम होता है। कई पहाड़ी इलाके हैं, उनमें हिल स्टेशन पे और पे हम इसलिए तो जाते हैं कि वहां इंडस्ट्री नहीं, वहां पे क्या है, नेचर है। तो वो कार्बन क्रेडिट, ये इंटरनेशनल लेवल पे अपने WTO ने कंसेप्ट बनाई थी कि भाई जो देश जितना प्रदूषण फैलाते हैं उससे ज्यादा अगर वो प्रदूषण को रोकते हैं तो वो कार्बन क्रेडिट कंट्री में गिना जाएगा। एक टन, ये टनों में मापा जाता है कि कितने टन आपने कार्बन फैलाई और कितने टन कार्बन आपने क्रेडिट जो है वो ली, कितना टन कार्बन रोकी आपने, कितना टन कार्बन जो है वो प्रदूषण आपने अपनी धरती से कम किया। भूटान आपने सुना हो तो एकमात्र कंट्री है अपने वर्ल्ड का जो कार्बन क्रेडिट जनरेट करता है, मीन वहां पे प्रदूषण पॉजिटिव, प्रदूषण कम और उससे ज्यादा क्या है, वहां पे अपने जलवायु या अपने फॉरेस्ट्री है वो ज्यादा है। मीन वहां पे आप कभी लेक वगैरह में और में देखना, वहां पे इतना अच्छा माहौल है, इतना वर्ल्ड के अंदर कोई भी दूसरे देश में नहीं है। बोलते हैं स्विट्जरलैंड में ये है, यूरोप में ये है,
रियल में वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है, वहां कार्बन प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है, जितना ग्रीनरी वगैरह उससे ज्यादा वहां क्या फैला रहे हैं वो प्रदूषण। खाली एक ही कंट्री है वर्ल्ड में, भूटान, जिसमें क्या है कार्बन क्रेडिट ज्यादा है। मीन मान लो साल भर में उन्होंने 10,000 टन कार्बन फैलाया, तो कार्बन को शोषित करने के लिए उनके पेड़, उनकी नदियां, उनके जो झरने, उनकी प्रकृति जो है वो 20,000 टन मान लो एक तरह से क्या कर रही है, प्रदूषण को सोख भी रही है। तो वो अपने कंट्री का ही नहीं दूसरे कंट्री का भी सोख रहे ना। वो इंडिया फैलाता है तो वो भी भूटान पे तो असर डालता ही है ना, तो वो उनको सोखने का काम कर रहे हैं। इसका क्या होता है, आजकल ट्रेड होता है, इंडिया में तो कम चलता है लेकिन फॉरेन में चलने लगे है कि कोई फैक्ट्री अगर 5 टन कार्बन फैला रही है साल का, तो उसको 5 टन का डबल 10 टन कार्बन खरीदना पड़ता है, फिर कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ता है। मतलब कोई ऐसे एनजीओ से कॉन्टेक्ट करना होता है जो 10 टन कार्बन को रोकने का प्रयास करेगा, तो वो कार्बन क्रेडिट बेचने का काम करते हैं कई कंट्री में, कई कंपनियां। तो वो कार्बन क्रेडिट जैसे खासतौर पे आप पेड़ काटते हो, उन कंपनियों में भी तो होता है ना, अपने ये जो रजिस्टर्ड कॉपियां, नोटबुक ये सब पढ़ते हैं, तो ये सब जंगल के पेड़ों को काटती तो बनती है, तो इनसे भी अपने क्या होता है पर्यावरण को नुकसान, इनको भी क्या करना पड़ता है, ग्रीनरी के लिए वापस पैसा खर्च करना होता है। तो कार्बन क्रेडिट अगर कोई कंपनी बेच रही है और उसको प्रयास करने से कुछ मुनाफा हुआ, तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, 10% टैक्स लगेगा। तो ये आप लोगों को देखो स्पेशल रेट मैंने सारी बताई है कि एक व्यक्ति को इनकम टैक्स जो आपके बेसिक स्लैब रेट है उसके अलावा इन रेट से भी देना पड़ता है। कौन कौन सी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर वो लिस्टेड शेयर पे हुआ हो तो 15%, नॉर्मल हुआ हो तो स्लैब रेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई चीज पे हुआ है 20%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर पे हुआ है तो 10%, और लाख रुपए फ्री भी है। यही कैजुअल इनकम है लॉटरी की ओर की तो 30%, यही अपने अनडिस्क्लोज इनकम है तो 60% प्लस 25 प्लस 4, तो टोटल मेरा क्या 78। फिर उसका अलग ही टैक्स निकालेंगे पूरा ही, 78% एक साथ ही निकाल दो साइड। रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट 10%, रेजिडेंट कार्बन क्रेडिट से इनकम कमा रहा है तो उस पे भी 10%। बाकी सब पे तो क्या होता है, सेस तो इन इनकम पे भी लगेगा 4%, लेकिन बाकी पे क्या नहीं लगता, सरचार्ज नहीं लगता। सरचार्ज खाली एक ही चीज पे आया था, कौन सी, अनडिस्क्लोज इनकम पे ही आया था सरचार्ज। तो ध्यान रहेगा क्या बोर्ड पे जो लिख रखा है। ध्यान से सुनना। अब मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, मान लो कोई व्यक्ति की टोटल इनकम 12 लाख रुपया है, कोई व्यक्ति की टोटल इनकम 12 लाख है, वो 45 वर्ष का है, 45 ईयर, और वो आपको बता रहा है उसकी स्पेशल इनकम क्या क्या है। स्पेशल इनकम अलग से दी भी रहती है कि टोटल इनकम इतनी है, उसमें से LTCGY वो 2 लाख का, लॉटरी विनिंग, लॉटरी से उसने जीते हैं 1 लाख, और रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट, रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट उससे मिले 1.5 लाख रुपए। ये 3 इनकम दे रखी है मान लीजिए। अब आपको इसका टैक्स निकालना है, तो इसका टैक्स कैसे निकलेगा, आपको टैक्स बताना है कि कितना टैक्स लगेगा इस आदमी पे, टैक्स कितना लगेगा। तो पहले आपको ध्यान रखना है, अगर कोई स्पेशल रेट वाला मामला हो सवाल में तो पहले उन पे टैक्स निकालना, पूरी इनकम स्लैब रेट ये बाद में देखना, पहले स्पेशल इनकम जिस पे बनती है उस पे टैक्स निकाल लेना। स्पेशल इनकम पे टैक्स जैसे 2 लाख की LTCG है, इस पे कितना बन जाएगा, 2 लाख की LTCG। आप चाहो तो पहले उस पे नॉर्मल स्लैब रेट लगा लो चाहे, पर बाकी इनकम पहले देख लो कि स्लैब रेट कितने पे लगेगी, आपको पता होनी चाहिए स्लैब रेट। हालांकि पहले कानूनन अपने टेक्निकल तौर पे देखें तो पहले स्लैब रेट लगाना सही रहता है। इन पे तो आपको पता होगा स्पेशल रेट लगेगी, जैसे LTCG पे 20, नॉर्मल LTCGY उस पे 20, लॉटरी पे 30, रॉयल्टी पे 10, ये तीनों तो स्पेशल गेम है। अब इन तीनों के अलावा बाकी इनकम कितनी है जिसपे स्लैब रेट लगेगी, 12 लाख की टोटल इनकम में से ये 3 कम कर दो, 12 में से 2 1 3 1 4,50,000, तो 7.5 लाख बच गए क्या। इस पे स्लैब रेट पहले लगा दो 7.5 लाख, कौन सी टेबल में आ जाएगा, 7.5 लाख के हिसाब से सोचो, पहले तो फर्स्ट में आएगा क्योंकि वो 45 वर्ष का ही है ना, तो 7.5 लाख में से शुरू के 2.5 लाख पे तो 3, पहले मैं स्लैब रेट लगा रहा हूं, फिर 2.5 लाख के बाद अगले 2.5 लाख पे 5%, 2.5 5 लाख हो गए, 5 लाख और
अगले 2.5 लाख और बचे क्या? 2.5 लाख और बच गए, उन पे 20%। 7.5 लाख में से शुरू के 2.5 लाख फ्री हो गए, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख और उन पे 5% लग गया, और फिर अगले 2.5 लाख पे 20%, 50,000। ठीक है, कितना टैक्स आ गया? 62,500। ये तो आ गई स्लैब रेट। फिर आप स्पेशल रेट देखो किन किन चीजों पे लगेगी। स्पेशल रेट LTCG है, कितना है? 2 लाख का, कितना परसेंट लगेगा इस पे? 20। LTCG पे 20 फिक्स है, तो ये हो गया 40,000। फिर लॉटरी, लॉटरी है लाख रुपए की, इस पे 30%, 30,000। फिर रॉयल्टी, पेटेंट से रॉयल्टी मिलती है, इस पे 10,000 है, 10%, 15,000। सारा टैक्स कर लो, कितना आ गया? 1,47,500। अब रिबेट भी देवे क्या कोई? रिबेट टोटल इनकम को देखा करो रिबेट के लिए, ये स्लैब रेट वाली नहीं, सिर्फ टोटल इनकम 12 लाख है, 5 लाख से कम नहीं है, तो वो स्लैब आपको रिबेट नहीं देनी। लास्ट में क्या जोड़ेगा? शेष। शेष हमेशा ही जोड़ना है 4%। ये नॉर्मल और स्पेशल दोनों का मिला के जो है, इस पे 1,47,500 का 5,900 टोटल कर लो, 1,53,400 आएगा ये टैक्स पेएबल। इसके और भी एग्जाम्पल लेंगे, अभी मैंने आपको बेसिक एक एग्जाम्पल लिया है। आप लोग इन चीजों को बार बार देखना, आप इतने मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपके एक भी डाउट नहीं आ रहा है तो क्यों? ये जनरली टीचर्स क्या करते हैं, इसको ओवरऑल स्लैब रेट बता करके सवाल चालू कर देते हैं, क्योंकि डीप में जाते हैं ना तो टीचर खुद ही पागल हो जाता है, इसमें कम समझ में आता है। अभी टीचर्स खुद जो बीकॉम पढ़ाते हैं या कहीं सीए पढ़ाते हैं, वो लोग इनमें चैप्टर से, इनसे असेसमेंट वाले से बचना चाहते हैं। और मैं सबसे ज्यादा जोर ही आपको देखूंगा, आप देखोगे कि असेसमेंट पे रहेगा सबका, इंडिविजुअल, HUF, फार्म, कंपनी, सबका एक एक चीज बारीकी से चलता जाएगा। ये प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत काम की चीज है। हम किसी भी चीज को जानने लग जाते हैं ना, तो फिर उसके बारे में हमें पता रहता है, तो हम कोई भी गलती होती है वो भी आसानी से पकड़ सकते हैं, बता सकते हैं हर एक चीज को। ये आप लोगों को पूरा अच्छे से पता रखना है। इसमें टैक्स निकालना, टैक्स कैसे निकाला जाता है, क्या कैलकुलेट किया जाता है, कैसे नहीं, वो सारा ध्यान रखना है। रेट सारी याद करनी है, स्पेशल रेट सारी याद करनी है, ठीक है ना? आपको पहले काम ये करना है, रिबेट याद करनी है, रिबेट के अलावा शेष सारी चीजें पढ़ी है ना, ये चारों याद करने। कल परसों भी 2 दिन और लगेगा इसको।